सभी को मेरा जय हिंद। फटाफट लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ने दीजिए थोड़ा और ज्यादा लोगों को। उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। आज का जो क्लास होने वाला है वो है बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। आज का जो क्लास है वो बेहद इंपॉर्टेंट है इन मामलों में कि आज क्लास के अंदर हम करेंगे टोटल 60 क्वेश्चंस। टोटल 60 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। 60 क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे जीएस के, 50 क्वेश्चन होंगे जीएस के और 10 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के। तो फटाफट लोगों को जोड़ने दीजिए, जुड़ते रहने दीजिए। उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। तो फटाफट बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। मैं एक बार नाम लेना शुरू कर देता हूं बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लोग हैं। अखिलेश यादव जी हैं, निशांत कुमार जी हैं, अनु कुमारी हैं, अमृता हैं, लव हैं, रमन, शुभ्रा, विशाल, नेहा, रविशंकर, सुजीत, विनीता मेहता, सुधीर दुबे, नवीन, अंजलि, आदित्य, संजीत, सिद्धांत, सुजीत मौर्य, राजू राजू, बहुत सारे लोग, रोशन झा, विकास, रजक, खुशी, चंदन, अमर, मिथुन, पीएन शुक्ला, बहुत सारे लोग, प्रियम दुबे, दीपक त्रिवेदी, सुषमा, भारती, विवेक, राजन, जितेंद्र, अमित, रोशनी, सालिग्राम, कोमल, सोनम, आशीष, राजन राम, अजीत चौरसिया जी, पूजा कुमारी जी, बहुत बढ़िया। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। प्रदीप आ गए हैं, आदर्श, सुरभि, सुरभि शुकेला, नीतीश कुमार, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मनीषा आ गई हैं, प्लस की हैं, राजीव कुमार, दिवाकर, सोनल उज्जैन, मुकेश शर्मा, सुमित कुमार, जेबी सिन्हा, राहुल, मनीष, गौतम, गौतम कुमार गधेला। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो मुझे फटाफट और भी लोगों को जुड़ने दीजिए। उसके बाद अपन क्लास को शुरू करेंगे। तो फटाफट लोगों को जुड़ने दीजिए। उसके बाद अपन क्लास को शुरू करेंगे। पावर पैक क्लास होगा आज का फिर से वापस। आज जो हम करेंगे 60 क्वेश्चन करेंगे। इस 60 क्वेश्चन के अंदर हिस्ट्री होगा, इस 60 क्वेश्चन के हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा। और कल हमने साइंस छोड़ दिया था। साइंस, साइंस को छोड़ना नहीं है। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज साइंस के भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। आज साइंस के भी क्वेश्चन कराऊंगा। हम लोग निकालेंगे कि वेवलेंथ यानी लैम्डा होता क्या है, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, सभी चीजों को आज कैलकुलेट करेंगे। तो फटाफट लोगों को जुड़ने दीजिए। और भी लोग आ रहे हैं। तब तक हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। फिर टुनटुन जी आ गए हैं, अंकित आ गया है, निशांत आ गए हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी। तो दिलीप जी भी आ गए हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो लेट देम कम। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ने दीजिए उन लोगों को। उसके बाद अपन क्लास को शुरू करेंगे। जुड़ने के बाद हम लोग ठीक फटाफट क्लास को शुरू कर लेंगे। एक बार और जुड़ने दीजिए और जुड़ने के बाद अपन क्लास को शुरू करेंगे। जी हाँ, बहुत सारे, कुमारी संध्या, प्रीतेश रंजन आ गए हैं। सभी को नमस्कार मेरा। गीता आ गई हैं, अन्नू आ गई हैं, बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। लेट देम कम। बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो उनको आने दीजिए। फटाफट लोगों को आने दीजिए। तो चलिए भाई, बहुत सारे लोग आ गए हैं अभी तक। तो मैं फटाफट पीडीएफ वगैरह ऐड कर लेता हूं। तो थोड़ा देर इंतजार कीजिए, मैं ऐड कर रहा हूं। तो ये रहा भैया, ये रहा यहां से कॉपी। और सेटिंग्स, बस फटाफट लोगों को जुड़ने दीजिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। विल स्टार्ट द क्लास। लोगों को जुड़ने दीजिए। तो बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग बढ़ते जा रहे हैं। धनंजय आ गए हैं, निशु आ गए हैं, ब्रजेश भाई आ गए हैं। तो सभी लोग टनाटन है एनर्जी का पैकेज लेके। सभी लोग एनर्जी लेके तैयार है ना? शुरू किया जाए क्या?
चलिए, तो बहुत सारे लोग रेडी हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को रेडी हो जाने दीजिए एक बार, उसके बाद अपन क्लास को शुरू करेंगे। चलिए, तो शुरू किया जाए क्लास को क्या? शुड वी स्टार्ट नाउ? चलिए, तो फटाफट लाइक की सलामी ठोकी जाए और बिना इधर उधर की बात किए क्लास को शुरू करेंगे। आज क्लास के अंदर होंगे बेहतरीन 60 सवाल। हम लोग आज करेंगे 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन जीएस का होगा और 10 करंट अफेयर्स का होगा। मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स के सवाल के अंदर में आपको करंट अफेयर्स के अंदर में कौन से डेट का करंट अफेयर्स है, तो ये 24 तारीख का करंट अफेयर है, यानी 24 कितना, 24 अप्रैल का, 24 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर मिलेगा आपको। 24 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर मिलेगा। 60 क्वेश्चन टोटल है, 50 क्वेश्चन जीएस का है, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ गए हैं। 100 का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाशी, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। हम लोग 100 का आंकड़ा जो है पार कर चुके हैं। तो 100 का आंकड़ा पार करवाने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। तो हम कर चुके हैं 100 का आंकड़ा पार। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके सामने। तो मैंने क्वेश्चन ही ऐड नहीं किया है, लेट मी ऐड द क्वेश्चन। ये रहा डाउनलोड्स और ये रहा भैया, शतक पार हो चुके हैं हम लोग, शतक पार हो चुके। राधा पुष्पांजलि आ गई है, पुष्पांजलि। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 15 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा, बारिश हो रही है कोई बात नहीं, 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। कोई गपशप नहीं होगी, कोई गपशप नहीं होगा। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट एकदम बिल्कुल बंद कर दीजिए। आज 60 क्वेश्चन करने हैं, 60 अब से डेली होगा, बिल्कुल 200 का पार होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, तो फटाफट देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि पैसे की आपूर्ति की वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है, मतलब क्या, ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इज फास्टर देन रियल जीडीपी, व्हाट विल बी द रिजल्ट? क्या होगा? मुद्रास्फीति होगी, अस्फीति होगी, बजट अविशेष होगा, बजट घाटा होगा, यानी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बजट सरप्लस और बजट डिफिसिट। 4 ऑप्शन है, लगाइए फटाफट। 1 2 3। तो पोलिंग लगा दिया है मैंने, फटाफट पोलिंग लगा दिया है। सभी लोग आ जाइए, पोलिंग हमने लगा दिया है। सभी लोग, बहुत सारे लोगों का आंसर आना भी शुरू हो गया है, बहुत सारे लोगों का आंसर आना भी शुरू हो गया भैया। सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले आदित्य है, एकदम कड़ा मुकाबला चल रहा है। सबसे पहले हैं हमारे पास आदित्य भाई। आदित्य भाई के बाद राहुल कृषु हैं, राहुल कृषु के बाद गौतम कुमार वर्मा जी हैं, अन्नू गुप्ता हैं, लव कुमार हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फटाफट। कमेंट में कोई भी आंसर नहीं देगा। तो पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रास्फीति, यानी इन्फ्लेशन। देखिए, कभी भी जब भी हमारा ग्रोथ जो है मनी सप्लाई का ज्यादा होगा जीडीपी के ग्रोथ से, तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मतलब क्या है कि जितना हम दिखाना चाह रहे हैं कितना इकोनॉमी के अंदर पैसा है, उससे ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो सब लोगों के पास अगर पैसा हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी? अगर मेरे पास भी बहुत पैसा है, आपके पास भी बहुत पैसा है, गरीबी रहेगी ही नहीं। टमाटर कम है, यानी क्या होगा कि डिमांड जो है ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति, ए ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि जो हमारा पृथ्वी है उसके ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पपड़ी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, क्रोम कहते हैं, सीमा कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? आपको आंसर बताना है। क्रस्ट कहते हैं, क्रोम कहते हैं, सीमा कहते हैं, क्या कहते हैं आप बताइए मुझे। व्हाट इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ? पोलिंग लगा रहा हूं। 1 2 3, 1 2 3, 3 ऑप्शन मैंने लगा दिया है, 3 ऑप्शन हमने लगा दिया है। फटाफट बहुत सारे लोगों का आंसर आने शुरू हो गया, एकदम डबल एनर्जी के साथ, पावर पैक। आदित्य भाई फिर से ऊपर है, ये नया सितारा हमारी क्लास का चमक रहा है आसमान की तरफ। ईश्वर करे ये प्रतिदिन चमके। आदित्य, पायल, रविशंकर, दीपक त्रिवेदी, मिथुन, लव, मनीषा, अजीत, जितेंद्र, सालिग्राम, अन्नू, आशीष, मनीष, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। पपड़ी एक्चुअली में ये ना पपड़ी मान लीजिए, ये क्रस्ट, क्रस्ट इंग्लिश में सेम हो गया है, क्लस क्लस सिम हो गया है, तो घबराने वाली बात नहीं, इंग्लिश वाले का ए भी माना जाएगा। तो बहुत सारे लोग करेक्ट, बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि क्रस्ट किसको कहते हैं, क्रस्ट किसको कहते हैं। तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रस्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर ये पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी का सतह है, तो सबसे बाहर वाले सतह को क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे वाले को क्रस्ट के बाद मेंटल कहते हैं, मेंटल कहते हैं, और सबसे नीचे वाले को कोर कहते हैं। कोर के अंदर में दो तरह के कोर होते हैं, एक होता है अपर कोर और दूसरा होता है लोअर कोर। तो 3 तरह की होती है, कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब एक बात समझ लेते हैं कि जो क्रस्ट है इसकी मोटाई पूछी जाती है, तो इसकी मोटाई औसत कितनी होती है? तो इसकी मोटाई, औसत मोटाई जो इसकी होती है लगभग 30 किलोमीटर होती है।
इसकी जो औसत मोटाई होती है 30 किलो, मतलब पृथ्वी के 30 किलोमीटर ऊपर तक का भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, तो क्रस्ट कहलाता है। दूसरी बात, क्रस्ट जो है बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रस्ट किस चीज से बना होता है, तो ध्यान रखेंगे क्रस्ट जो है सिलिका से बना होता है। क्रस्ट में जो मैक्सिमम लेयर जो होता है वो सिलिका और एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम का। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे कि सिलिका और एल्यूमिनियम जो है ना क्रस्ट का लेयरिंग होता है। तो पूछ सकता है कभी भी कि क्रस्ट का लेयर में कौन कौन होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सिलिका एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजॉन ने दुनिया का सबसे बड़ा परिसर कहां खोला है? जो अमेजॉन ई मार्केटिंग कंपनी है, आपको पता है कि ई कॉमर्स की कंपनी है, ई कॉमर्स की कंपनी अमेजॉन ने भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है। कहां खोला है? हैदराबाद, न्यू दिल्ली, पुणे, मुंबई। 4 ऑप्शन है आपके पास। दिलीप जी वहां कमेंट नहीं करना है, वार्निंग है। यहां पे देखिए अभी जहां मैं कर रहा हूं ना, यहाँ ABCD आएगा, ABCD में क्लिक करेंगे। दिस इज द लास्ट वार्निंग। हैदराबाद, नई दिल्ली, पुणे, मुंबई, कहां पे खोला है अमेजॉन ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस? 4 ऑप्शन है, ABCD। लगाइए पोलिंग, फटाफट क्वेश्चन का आंसर मारते चलिए, फटाफट क्वेश्चन का आंसर मारते चलिए। अरे भैया आंसर तो लगातार आ रहे हैं। सबसे ऊपर फिर आदित्य प्रकाश है, नए सितारे हमारे आदित्य, नीतीश, अन्नू, गौतम, सोनल, उज्जैन, अमोद, राहुल, रविशंकर, अजय, दीपक, बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। आपको बताना है वेयर हैज अमेजॉन ओपन द लार्जेस्ट कैंपस इन द वर्ल्ड? इज इट हैदराबाद, इज इट दिल्ली, इज इट पुणे और इज इट मुंबई? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? 4 ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर भी आया है। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा ऑफिस कहां खोला है। रमन राज जी सबका नाम ले लिया भाई, सबसे मोहब्बत करता हूं मैं। फटाफट देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस को खोला है अमेजॉन ने। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस अमेजॉन का कहां बनेगा? तो भारत के अंदर बनेगा। भारत का IT हब कहे जाने वाला बेंगलुरु के बाद हैदराबाद वो शहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल शोधन कारखाने हैं? आपको बताना है कि तेल शोधन यानी ऑयल रिफाइनरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऑयल रिफाइनरी की बात हो रही है। तो ऑयल रिफाइनरी की फैक्ट्रीज कहां पे हैं? क्या मथुरा में है, क्या बरौनी में है, क्या बड़ोदरा में है, या सभी जगह है? 4 ऑप्शन है, 1 2। विशाल कुमार सिंह सबका नाम ले लिया मैंने। 1 2 3 4 फटाफट लगाइए पोलिंग। 1 2 3। तो क्वेश्चन मैंने सामने लिख दिया है कि निम्नलिखित स्थान पर तेल शोधन कारखाने, तेल शोधन यानी ऑयल रिफाइनिंग फैक्ट्रीज कहां पे हैं? इज इट मथुरा, इज इट बरौनी, इज इट बड़ोदरा और ऑल ऑफ द अबव? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बहुत सारे लोगों का आ रहा है। इस बार है सिद्धांत सबसे ऊपर। सिद्धांत है 0.5 पे, आदित्य प्रकाश जी 0.6, गौतम कुमार वर्मा 0.7। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं या फिर अनअकैडमी के ऐप पर देख रहे हैं तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए इसको, फटाफट, देर मत कीजिए। अभी ये चलेगा लगातार 1.5 घंटे। अपने दोस्तों को बुलाइए, कंपटीशन बढ़ाइए अपना। तो बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। याद रखेंगे बरौनी के अंदर भी है, बड़ोदरा के अंदर भी है, मथुरा के अंदर भी है, यानी क्या कि सभी जगह है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ऑयल रिफाइनरी की फैक्ट्री कहां पे है? सभी जगह है भारत के अंदर। ये मथुरा में भी है, बरौनी में भी। सबसे बड़ा कहां है? कोई पूछ दे कि ऑयल रिफाइनरी जो है भारत में सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कहां है, तो माय डियर स्टूडेंट्स जामनगर का आपने नाम सुना होगा। जामनगर गुजरात में है। रिलायंस के सहयोग से ये चलता है और भारत का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है जामनगर के अंदर में, जो गुजरात में है। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जामनगर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? हु इज क्रेडिटेड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट? आपको पता है जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय प्रिंसली स्टेट को इकट्ठा करना था, तो किसको श्रेय जाता है? इज इट सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस? 4 ऑप्शन है, पोलिंग लगा रहा हूं। 1 2 3 फटाफट करेक्ट आंसर भेजिए। क्या होगा? बताना है आपको कि देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? इज इट सी राजगोपालाचारी, इज इट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या ये सरदार पटेल थे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? आपको बताना है कि देसी रियासतों को एकीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? कोई बताएंगे जब भारत आजाद हुआ तो कितनी रियासतें थी भारत के अंदर में? कमेंट करके बताइए कितनी रियासतें थी। अब 652, 650, 552, 75, 576, इतने सारे लोगों के अलग अलग आंसर हैं। किसका सही माना जाए? 552 या 652, दो में से एक ऑप्शन दे रहा हूं। तो फटाफट जानिए। पहले तो एकीकरण मतलब क्या कि जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत देश जब आजाद हुआ तो बहुत छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, हर जगह के छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, उनको इकट्ठा करने का काम किया हमारे सरदार पटेल ने। सरदार पटेल थोड़े गर्म मिजाज के माने जाते थे, जो प्यार से माने उनको प्यार से मनाया, जो डांट के माने उनको डांट के मनाया। और सरदार पटेल ने भारत को यूनाइट किया, इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनाया गया, जो 182 मीटर लंबा है, इसीलिए बनाया गया, सरदार पटेल के नाम पे बना गया। सरदार पटेल ने एकाकीकरण किया। भारत के अंदर में कुल 552 प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट जिनको कहा जाता है रियासत, उनको इकट्ठा करने का काम किया। आपको यह भी बता दूं कि सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे।
सरदार पटेल हमारे देश के क्या थे? पहले गृह मंत्री थे। पहले गृह मंत्री थे। कौन थे? तो सरदार पटेल थे हमारे देश के पहले गृह मंत्री। इस बात का ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में यूरेनियम कहां पाया जाता है? भारत के अंदर में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां पाया जाता है? आपको बताना है। सोना में, कोलार में, सिंहभूम में, नेपानगर में। 4 ऑप्शन है, एबीसीडी में लगा रहा हूं। वेयर इज द यूरेनियम फाउंड इन इंडिया? इज इट गोल्ड, इज इट कोलार, इज इट सिंहभूम, इज इट नेपानगर? तो 4 ऑप्शन है, 1 2 3। फटाफट लगाइए, फटाफट लगाइए। यस, उप प्रधानमंत्री भी थे। फटाफट मारते जाइए, थोड़ा शेयर कीजिए इसको, फटाफट शेयर करते रहिए और भी दोस्तों को बुलाइए, कंपटीशन को बढ़ाइए। फटाफट शेयर कीजिए भैया, शेयर करते रहिए। शेयर करना रुकना नहीं चाहिए। आदित्य प्रकाश भाई आ गए हैं, बलजीत पांडे जी भी आ गए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो फटाफट जो लोग भी जहां देख रहे हैं वहां शेयर कीजिए इसको। फटाफट दोस्तों को जोड़िए, मजा आएगा आपको। अभी अगले 1.5 घंटे तक ये प्रतिदिन चलेगा, डेली। जब तक बीपीएससी का एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक रोज चलेगा, तब तक रोज चलेगा। इस क्वेश्चन का जो सबसे पहला आंसर किसने किया था? तो नीतीश कुमार, रविशंकर, गौतम कुमार वर्मा। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा भारत में यूरेनियम सिंहभूम में पाया जाता है। सिंहभूम है कहां पे? तो सिंहभूम है आपको झारखंड के अंदर में। झांसरगुड़ा एक जगह है, झांसरगुड़ा एक जगह है। झांसरगुड़ा के ये कहां पे है? तो झारखंड में है। झांसरगुड़ा एक झारखंड में जगह है और झारखंड के अंदर में झांसरगुड़ा जगह के अंदर भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम का स्टॉक वहां पाया जाता है। बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर। कोलार किस लिए फेमस है? तो आपको पता है कि कोलार कर्नाटका में है और ये गोल्ड फील्ड है। क्या है ये? गोल्ड फील्ड है। सोना सबसे ज्यादा कोलार के अंदर होता है। बिल्कुल, झांसरगुड़ा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने रहा। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ध्यान रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। आपको बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, सत्यभक्त, एमएन रॉय, सुभाष चंद्र बोस। 4 ऑप्शन है। पोलिंग कह रहा हूं 1 1 2 3। फटाफट करेक्ट आंसर भेजिए कि जो किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू द बिहार सोशलिस्ट पार्टी? तो बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है, बहुत सारे आंसर लोगों का करेक्ट आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा शरण सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद ने गंगा शरण सिंह सबसे पहले, गंगा शरण सिंह। उसके अलावा जो दूसरे थे वो थे राम वृक्ष बेनीपुरी और तीसरे एक और व्यक्ति थे रामानंद मिश्र। ये 3 लोगों ने मिलकर इसकी आधारशिला रखी थी। इन 3 लोगों ने मिलकर इसकी आधारशिला रखी थी। कब? 1931 के अंदर में। 1931 के अंदर में इसमें कौन जुड़ा था? 1931 के अंदर में इसका गठन किया गया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। और गठन करने वाले कौन थे? तो गंगा शरण मिश्र थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे और रामानंद मिश्रा थे। ये 3 लोगों ने इसका गठन किया था। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने बिहार में जो थे जयप्रकाश नारायण ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसका सपोर्ट किया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? आपको बहुत फेमस क्वेश्चन है। आपको पता है कि दीन इलाही क्या होता है? तो दीन इलाही की स्थापना किसने की? जहांगीर ने की, शाहजहां ने की, बाबर ने की, अकबर ने की। 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। फटाफट। विच मुगल किंग फाउंडेड द रिलीजियस सेंट दीन इलाही? जहांगीर, शाहजहां, बाबर एंड अकबर। 4 ऑप्शन है आपके पास। ABCD लगाइए। पोलिंग 1 2 3। तो आपको बताना है कि किसने इसकी की थी शुरुआत। आपको बताना है कि दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी, तो क्यों की थी ये भी बताइएगा। तो बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आना शुरू हो गया। फटाफट दोस्तों को जोड़ते जाइए, जहां है वहीं शेयर कीजिए इसको। प्रतिदिन चलेगा ये सुबह 8 बजे, जब तक बीपीएससी और बिहार एसआई का मेंस नहीं हो जाता है। मिक्स क्विज डेली मिलेंगे। 60 सवाल आपको, 50 क्वेश्चन मिलेगा जीएस का और 10 क्वेश्चन मिलेगा करंट अफेयर का। करंट अफेयर डेली का होगा। जैसे आज है 26, तो हम लोग बात करेंगे 24 की। बिल्कुल। अनुपम कुमारी, अनुपम तुम ऑफलाइन वाली अनुपम हो। अमरजीत, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। अकबर एक ऐसे शासक थे जिन्होंने दीन इलाही की स्थापना की थी। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी और सभी धर्मों को एक जगह लाने का प्रयास किया था। इसकी सदस्यता जो है सभी धर्म ले सकते थे। इसकी सदस्यता कौन ले सकते थे? तो सभी धर्म ले सकते थे। और इन्होंने उसको दीक्षा देना भी शुरू किया था। जो शिष्यों की दीक्षा थी, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शिष्यों की दीक्षा के लिए कौन सा दिन मुकर्रर किया गया था? तो याद रखेंगे रविवार। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी के अंदर। तो रविवार के दिन शिष्यों को दीक्षा दी जाती थी। तो इस बात का आंसर याद रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने ही स्थापना की थी। किसकी? तो दीन इलाही की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है ये। 59 मलयालम अभिनेत्री शेला को जेसी डैनियल, यहां जे के बाद डॉट होगा,
जेसी डैनियल अवार्ड प्रदान किया गया, उन्हें यह सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? आपको बताना है कि जेसी डैनियल अवार्ड दिया गया है, जेसी डैनियल। तो आपको यह बताना है कि जेसी डैनियल अवार्ड किस चीज के लिए दिया गया है? मलयालम अभिनेत्री मिला है, मलयालम अभिनेत्री को मिला है। तो आपको बताना है कि किस चीज के लिए अवार्ड मिला है ये। सिनेमा के लिए, खेल जगत, चिकित्सा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। तो फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको बताना है, आपको अब बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो होगा सिनेमा जगत। याद रखेंगे, सिनेमा जगत के अंदर, मलयालम के अंदर जेसी डैनियल अवार्ड, जेसी डैनियल अवार्ड लाइफ टाइम अवार्ड की तरह है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह है ये, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह ये माना जाता है जेसी डैनियल अवार्ड। 2 मिनट 1 सेकंड के लिए मुझे टाइम दीजिएगा। ठीक है, तो जेसी डैनियल अवार्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मलयालम अभिनेत्री को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है। आपको बताना है कि ये जो भारत है, ये भारत है, इसमें जो बंगाल की खाड़ी है, ये जो बे ऑफ बंगाल है, और इधर जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी है। तो आपको बताना है कि बे ऑफ बंगाल, ये जो कोस्टल एरिया का लेंथ है, कोस्टल एरिया का जो लेंथ है वो कितना है? 5700, 5900, 6100 और 6300 किलोमीटर। कितना किलोमीटर भारत के कोस्टल एरिया का लेंथ है? 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ध्यान रखिएगा, 1 2 3। एक बार एग्जिट करके इन कर जाइए, एक बार एग्जिट करके इन कर जाइए, जिनको भी नहीं मिल रहा फटाफट शेयर लाइक करते रहिए। जहां है वहीं शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर है, फेसबुक पर अनअकैडमी पे जहां है वहीं शेयर कीजिए, दोस्तों को बुलाइए, फटाफट कंपटीशन को बढ़ाइए। आपको बताना है कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जो कोस्टल, हमारे कोस्टल एरिया है, उनकी लंबाई कितनी किलोमीटर है? क्या 5700 किलोमीटर, 5900, 6100 और 6300 किलोमीटर। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि कितना लंबाई है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, आपको बताना है। सिर्फ कोस्टल एरिया की बात कर रहे हैं हम, द्वीपों को छोड़कर बात कर रहे हैं, लक्षद्वीप वगैरह को हम छोड़कर बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। यदि हम पूरे भारत की लंबाई की बात करते हैं, किसको? द्वीपों को मिलाकर, द्वीपों को अगर हम मिला दें, द्वीपों को अगर हम मिला दें, द्वीपों को मिलाकर के लंबाई कितनी है, कोई बता सकते हैं? द्वीपों को मिलाकर 7516.5 किलोमीटर लंबा है हमारा कोस्टल एरिया। यस, 7516.5 किलोमीटर लंबा है हमारा कोस्टल एरिया, अगर हम द्वीपों को मिला देते हैं। अगला क्वेश्चन, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? फटाफट थोड़ा आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन विच स्टेट द पेरियार प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। इज इट कर्नाटका, इज इट गुजरात, इज इट महाराष्ट्र और इज इट केरला? 4 ऑप्शन है, 1 2 3। 15 सेकंड का टाइम दूंगा पोलिंग में, 15 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा आंसर करने के लिए। फटाफट बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। आदित्य प्रकाश है सबसे पहले, आदित्य नीतीश नंबर 2 पे, गौतम 3 पे, रविशंकर 4 पे, लव 5 पे, दीपक त्रिवेदी 6, अमित कुमार अवस्थी 7। बहुत बढ़िया, सोनल उज्जैन। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, विनीता का भी आंसर सही है, बहुत सारे लोगों का आंसर सही है। आपको बताना है कि पेरियार परियोजना, पेरियार जो परियोजना है किस राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। आपको बता दूं, केरल राज्य की सबसे लंबी नदी, केरल राज्य की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन है? तो पेरियार नदी है, पेरियार नदी। ये अभी चर्चा में क्यों है, क्यों पूछा जा रहा है सवाल? क्योंकि पेरियार की लंबाई की बात कर लेते हैं तो पेरियार 244 किलोमीटर लंबा है। पेरियार नदी कितना लंबा है? 244 किलोमीटर लंबा है। और इस अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका पानी जो है अभी काले रंग का हो गया है, इसका पानी जो है काले रंग का हो गया है, इसलिए चर्चा में था, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीएससी के अंदर या बिहार एसआई मेंस के अंदर में, इसलिए हम लोग इसकी बात कर रहे थे।
ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, बाढ़ आया था इसी में। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? आपको बताना है कि आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का पिता कहा जाता है। तो उन्होंने किस दिशा में काम किया था? शिक्षा में, समाज सुधार में, धर्म को ऊंचा करने में, और अंग्रेजों का परिचय देने में। तो 4 ऑप्शन है, 1 2 3। पोलिंग लगा दिया है मैंने। फटाफट आंसर बताइए क्वेश्चन का क्या होगा। आपको पता है कि राजा राम मोहन राय को बहुत सारा चीज कहा जाता था। वो मानववाद के दूत कहलाते थे। वे आधुनिक भारत के पिता भी कहे जाते थे। तो बहुत सारा चीज उनको कहा जाता। उनको प्रभात का तारा भी कहा जाता था। उनको सबसे पहले तो प्रभात का तारा कहते थे। प्रभात का तारा। उनको प्रभात का लोग तारा कहते थे। आधुनिक भारत का पिता कहते थे। आधुनिक भारत का पिता। उसके अलावा उनको पुनः जागरण का भी पिता कहा जाता था। उनको पुनः जागरण का पिता कहते थे। पुनः जागरण का पिता। तो बहुत सारे नाम से उन्हें जाना जाता था। राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। समाज सुधार के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया था। उन्हें प्रभात का तारा, आधुनिक भारत का पिता और पुनः जागरण का पिता भी लोग कहते थे। उनको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता था। संस्कृति और सभ्यता के लिए वो मानवतावाद के दूत कहलाते थे। तो बहुत सारे उनके वर्क्स थे। तो राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गवर्नर द्वारा जारी अध्यादेश। मुझे पता है ये बहुत लोग गलत करेंगे। मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करेंगे। देखता हूं कितने लोगों के सही होते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा, विधानसभा या मुख्यमंत्री के द्वारा? बाय whom is the ordinance issued by the governor is approved? Is it president? Is it legislature? Is it legislative assembly? or is it a chief minister? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3। खुशी आंसर मत कीजिए। आंसर को कमेंट बॉक्स में मत डालिए। कोई भी लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में नहीं डालेंगे। कमेंट बॉक्स को जितना कम यूज करे उतना ज्यादा अच्छा है। डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आगे बढ़िए फटाफट। 60 क्वेश्चन करने हैं हमें। एक भी क्वेश्चन कम नहीं चलेगा। डेली 60 क्वेश्चन। एग्जाम से 90 दिन पहले अगर हमने कर लिया तो 5400-5500 क्वेश्चन होता है। कोई नहीं रोकेगा रिजल्ट आपका। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बहुत सारे लोगों का सही है। पोल लगा दिया मैंने। सबसे पहले सोनल उज्जैन ने आंसर दिया है। सबसे पहले मैंने बोला ना बहुत कम लोगों का आंसर सही होगा। सोनल उज्जैन का आंसर करेक्ट है। फटाफट थोड़े और लोगों को शेयर कर दीजिए। फटाफट थोड़ा शेयर कीजिए इसको। भाई इतना एनर्जी लगा रहा हूं। कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? अपने आप से प्रतिदिन कहो सुबह उठ के कि कोई व्यक्ति मेरे टक्कर में नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं, मैं कलम को चला रहा हूं, मेरी कलम मुझे जीत दिलाएगी, मेरा विजय होगा, मैं परीक्षा को पास करूंगा। ऐसे अपने आप से प्रतिदिन सुबह वादा कीजिए। कहिए कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। उठिए और अपने आप से कहिए कि मैं हूं, मैं एग्जाम पास करूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विधानमंडल। याद रखेंगे कि लेजिस्लेचर जो होता है, विधानमंडल जो होता है हमारा, विधानमंडल जो है गवर्नर के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसको मंजूर करते हैं। ये आर्टिकल 213 के अंदर में, अनुच्छेद 213 के अंदर में निहित है। आर्टिकल 213 के अंदर में निहित है। आर्टिकल 213 के अंदर में ये निहित है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विधानमंडल के द्वारा। साइंस भी है बिल्कुल। कल साइंस छूट गया था, आज से साइंस नहीं छूटेगा। साइंस के 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है साइंस के। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। न्यूमेरिकल भी है। चलिए तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? एक्चुअली ये सबसे बड़ी थी, अब भारत की तीसरी सबसे बड़ी हो गई है। ये भारत की तीसरी। इन विच स्टेट इंडिया थर्ड लार्जेस्ट। ध्यान रखेंगे, थर्ड लार्जेस्ट के बारे में ध्यान रखना है कि भारत की तीसरी सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। 1 2 3। चेतन श्राफ आ गए। चेतन भाई रोज सुबह 8 बजे आया कीजिए। आधे घंटे लेट हो गए, कोई बात नहीं। आ गए हैं आज लेट। शिवम आए हैं लेट थोड़ा, कोई बात नहीं। सुजीत कुमार आए हैं, पूजा भारती लेट हैं थोड़ी, कोई बात नहीं। डेली 8 बजे आइए मेरे भाई बहन। रिया आई हैं, शिवानी आई हैं, निशा पटेल आई हैं। बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन किए हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा और शेयर कर दीजिए भैया, थोड़ा और लगाइए शेयर का तड़का। इस क्वेश्चन का जो सबसे पहले आंसर दिया हुआ है आदित्य प्रकाश, सिद्धांत और राहुल कृष्ण ने। सिर्फ 3 लोगों का मैं नाम लूंगा क्योंकि बोलने में बहुत ताकत लग रही है। और एनर्जी का डबल डोज, मेरा नाम ही है एनर्जी वाले सर। तो एनर्जी वाले सर आ चुके हैं डबल डोज लेके। तो एक बार बोलिए एनर्जी वाले बाबा की जय। चलिए तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है, सबसे लंबी जो सुरंग है वो है जम्मू एंड कश्मीर में। वो तीसरी सबसे लंबी सुरंग कहां पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तीसरी सबसे लंबी सुरंग है। मैं आपको बता दूं कि इसको वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है, क्यों एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस सुरंग को अभी तत्काल रूप से बंद कर दिया गया है। इस सुरंग को अभी तत्काल रूप से बंद कर दिया गया है। ये जो सुरंग है जवाहर सुरंग जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू के नाम के ऊपर, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया था, जो अभी फिलहाल दिनों से बंद है। ये कश्मीर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कश्मीर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जवाहर सुरंग बंद कर दिया गया। अगला सवाल।
अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? आपको बताना है कि जो हमारा सम्राट अशोक थे, हृदयवान सम्राट अशोक, उनको राज्याभिषेक जब उनका हो गया था उसके बाद उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? क्या वो शैव, जैन, बुद्ध, ब्राह्मण? तो किस धर्म को अपनाया था उन्होंने, आपको बताना है। करेक्ट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 2 3। तो फटाफट बताइए कि किस धर्म को अपना लिया था, किस धर्म को अपनाया था? आपको पता है कि सम्राट अशोक बहुत शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने बहुत लोगों को बहुत युद्ध हराए, बहुत सारे युद्ध में जीते, ईरान से लेकर नीचे तक उनका शासन चलता था, इस बात के लिए आप जानते हैं। लेकिन आपको बताना यह है कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था। तो ऊपर वाले 3 लोग का नाम मैं ले लेता हूं। आदित्य प्रकाश है नंबर 1 पे, नीतीश और गौतम कुमार वर्मा, पूजा भारती एंड राहुल। तो ये यस, कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग का जब युद्ध हुआ था तो कलिंग युद्ध में उन्होंने लगभग 1.5 लाख लोगों की हत्या हुई थी। कलिंग युद्ध में 1.5 लाख लोग मारे गए थे। तो आइए, जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो कलिंग युद्ध के बाद लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। तो जब उन्होंने 1.5 लाख लोगों का शव देखा तो उनका दिमाग सन्न हो गया और उन्होंने कहा, अरे ये क्या हो गया, तो इसका पश्चाताप करूं। तो इसका पश्चाताप कैसे किया जाए? तो उन्होंने पश्चाताप करने के लिए क्या किया? अपने धर्म को परिवर्तन किया। और धर्म कौन से धर्म के हो गए? बौद्ध। क्या कोई बताएंगे कि उससे पहले वो किस धर्म के राजा थे? सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म अपनाया। रैंकिंग बाद में भैया, अभी लगातार क्वेश्चन करिए, 60 क्वेश्चन कराने हैं, मामूली नहीं है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कराता, टाइम यूज करवाता हूं। फटाफट शेयर करिए जहां हैं आप लोग। भारत में सती प्रथा बंद कराने वाले में सबसे ज्यादा सहयोग किसने दिया था? आपको बताना है कि सती प्रथा जो भारत के अंदर बंद कराई गई, सती प्रथा के अंदर सबसे ज्यादा सहयोग किसने दिया था? इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर देना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, लॉर्ड कर्जन और विवेकानंद। 4 ऑप्शन है, 1 2 3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सती प्रथा बंद कराया था इन्होंने। जब सती प्रथा बंद हुई थी भारत के अंदर में तो कौन सी ईस्वी में हुई थी? कोई बता सकते हैं? चलिए, तो सब इसको बंद कराने का श्रेय जो जाता है, वो बंद कराने का जो श्रेय जाता है, जिनको आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, वैसे व्यक्ति को जाता है, ये है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का नाम सती प्रथा को बंद कराने से उस समय हमारे अंदर में जो हमारे वॉइसराय थे वो थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक थे हमारे साथ, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने उस समय क्या किया? 1829 के अंदर में एक आदेश जारी किया जिसमें सती प्रथा को बंद कर दिया गया। उन्होंने आवश्यक कदम उठाने का राजा राम मोहन राय ने कहा था कि भाई कदम उठाइए, 1800 अंदर के अंदर बंद कर दिया गया। अगला सवाल देखते हैं फटाफट। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? आपको बताना है कि किस आदमी ने आपको दिया था। तो सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस और राम प्रसाद बिस्मिल। 4 ऑप्शन है आपके पास, करेक्ट आंसर बताना है 1 2 3। अरे मिल जाएगा पीडीएफ भाई, पीडीएफ की क्यों चिंता करते हो? व्हाट्सएप में तो डेली भेज देता हूं मैं। तो बहुत सारे लोगों का आंसर मैंने गलत लगा दिया क्या? पोलिंग, एक सेकंड। किस भारतीय क्रांतिकारी ने, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है आंसर। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन का आंसर गलत है। आपको बताना है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था जब वो इंडियन नेशनल आर्मी बना रहे थे। इंडियन नेशनल आर्मी बना रहे थे तो किसने साथ दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य सेन। बिल्कुल सही, सूर्य सेन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। रास बिहारी बोस नहीं होगा, ध्यान से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट बताइए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है? अभी अभी मैंने बताया कि सती प्रथा जो उन्मूलन हुआ उसमें कौन से ब्रिटिश वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे जिनका योगदान माना जाता है? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड होस्टिंग और लॉर्ड रिपन। 4 ऑप्शन है, 1 2 3। ठीक है, मैं देख लेता हूं रविशंकर, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर ये है 6203279540। एक रिक्वेस्ट है, जब आप इस नंबर पर भेजेंगे तो आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज फ्लो होता है कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लड़कियां उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगी, लड़कियां मुझे अलग से मैसेज भेजिएगा, उनको अलग जगह ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि कोई भी लड़की उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं करेगी जो उनको ऑटोमेटिक मिलता है, लड़के सारे उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में से किस वायसराय जनरल, तो अभी अभी मैंने बताया कि लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कब किया था? तो 1829 के अंदर में। भारत के कौन से वो समाज सुधारक थे? तो राजा राम मोहन राय थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुशील समिति,
अनुशील समिति, आपको पता है कि अनुशील समिति क्या था? तो अनुशील समिति के बारे में आपको बताना है कि ये क्रांतिकारी संगठन था, धार्मिक संगठन, महिलाओं के विकास के लिए और तर्क वितर्क का केंद्र था। इट इज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड लॉजिकल सेंटर। वी हैव द 4 ऑप्शन, लगाइए पोलिंग 1 2 3। तो आदित्य प्रकाश, गौरव कुमार वर्मा, 2 लोग का नाम दिखा मुझे ऊपर में, और पूजा भारती, ये टॉप 3 लोग हैं। 3 का ही मैं नाम ले पाऊंगा भाई, क्षमा चाहता हूं, बाकी लोगों के लिए सभी से उतनी ही मोहब्बत है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुशील समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1902 के अंदर में, 1902 के अंदर में की गई थी। कलकत्ता में हुआ था ये, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी 1902 के अंदर में। 1902 में कोलकाता के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी। क्या कोई बता सकता है कौन कौन इसके स्थापक थे? तो सरला देवी और अरविंद घोष। सरला देवी और अरविंद घोष। सरला देवी और अरविंद घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीजिए लीडर बोर्ड देख लीजिए भैया, लीडर बोर्ड देख लीजिए फटाफट लीडर बोर्ड देख लिया आपने। निशांत नंबर 1 पे, रविशंकर 2 पे, गौतम वर्मा 3 पे चल रहे हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी संगठन। ये जो है अनुशील समिति एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वर्ष 1902 के अंदर की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। इसमें जो प्रथम मित्र, कलकत्ता में एक प्रथम मित्र होता था, मुख्य योगदान दिया था सरला देवी ने, मुख्य योगदान दिया था, और अरविंद घोष इसके संस्थापक थे। बाद में 1906 के अंदर में इसका बंगाल के बाहर, इसकी शुरुआत जो हुई थी बंगाल के अंदर हुई थी, और बंगाल से बाहर ये 1906 में गया। 1906 के अंदर में इसको बंगाल से बाहर फैलाया गया, और उनके भाई थे जो वीरेंद्र घोष, जो उनके भाई थे अरविंद घोष के, उन्होंने इसको फैलाया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, मंत्री परिषद का गठन किसकी नियुक्ति के साथ आरंभ हो जाता है? तो आपको बताना है कि मंत्री परिषद का गठन किसकी नियुक्ति के साथ आरंभ हो जाता है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, 1 2 3। अवनीश जी यहां पे कमेंट नहीं करना है, देखिए अभी नीचे में ना ABCD आया होगा लाल पट्टी के पास, उसमें ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए। तो बताइए जल्दी, मंत्री परिषद का गठन किसकी गठन के साथ, किसकी नियुक्ति के साथ शुरू हो जाता है? आपको बताना है। आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 74 1 के अंदर में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल में 74A 74(1), आर्टिकल 74(1) के अंदर में प्रेसिडेंट को सपोर्ट देने के लिए, सलाह देने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 74(1)A के अंदर में प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए या सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद का गठन करने का एक प्रावधान है। तो मंत्री परिषद का एक प्रावधान है जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखेंगे। और एक बात और भी करेंगे कि मंत्री परिषद का गठन किसकी नियुक्ति के साथ प्रारंभ होता है? तो प्रधानमंत्री के साथ होता है। आर्टिकल पूछा जा सकता है, तो आर्टिकल है 74(1). अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? बहुत आसान सवाल है, आपको बता देना है कि किसको कहते हैं आधुनिक भारत का जनक। अभी अभी मैंने बताया था, 4 नाम दिए थे उस महान व्यक्ति के लिए, लाला राजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, सरदार भगत सिंह। 4 ऑप्शन है, 1 2 3। तो फटाफट, अन्नू कुमारी, चंदन और रजक श्रीकांत, 3 लोगों का आंसर सबसे पहले आया है। सबसे एक सेकंड, पोलिंग गलत हो गई है, पोलिंग गलत है। 2 मिनट होल्ड, कमेंट रुको। चलिए फटाफट लगाइए पोलिंग 1 2 3। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए, इधर उधर थोड़ा शेयर कर दीजिए भाई। शेयर करने में क्या जा रहा है? मेरी मेहनत का मेरा सहयोग कीजिए, मनोबल बढ़ाइए मेरा शेयर करके। मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। प्रतिदिन 8 बजे आऊंगा, जब तक बीपीएससी का एग्जाम नहीं हो जाता है, कोशिश करूंगा प्रतिदिन आने का। तो फटाफट इसको बढ़ाते चलिए कि आपको बताना है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किनको कहा जाता है? वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमने बात की। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, उन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं, उन्हें मानवतावाद का दूत भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, उन्हें प्रभात का तारा भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम है उस महान व्यक्ति के लिए। उस व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, उनको प्रभात का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रभात का तारा। उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं, आधुनिक भारत का बहुत लोग पिता भी कहते हैं। उन्हें भारतीय पुनः जागरण का भी पिता कहते हैं। भारतीय पुनः जागरण का भी पिता कहते हैं। तो बहुत सारे नामों से उन्हें जाना जाता है। उन्हें मानववाद का दूत भी कहते हैं लोग। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि मानववाद का दूत किसे कहते हैं, मानववाद का दूत किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा जल्दी कीजिए। किस राज्य में विधानसभा में कम से कम, किसी भी राज्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? विधानसभा के अंदर कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए?
60, 70, 80, 50, 4 ऑप्शन है। 1, 2, 3। तो बताइए जल्दी जल्दी कि हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए किसी भी राज्य की विधानसभा में। तो सबसे पहले 3 आंसर देने वाले लोग हैं सिद्धांत, आदित्य और नीतीश। सिद्धांत, आदित्य और नीतीश 3 लोगों ने सबसे पहले आंसर दिया है भैया। फटाफट शेयर करिए भैया। आदित्य खत्री आए हैं, निहाल चंद्रा आए हैं, सभी को जय हिंद मेरा, सभी को मेरा जय हिंद। बोलिए एक बार भारत माता की जय, सभी लोग बोलिए। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, इस बात को याद रखेंगे कि किसी भी राज्य के अंदर में, किसी भी राज्य के अंदर में कितना कितना हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो होगा मिनिमम 60 लोग हो सकते हैं, मिनिमम 60 सदस्य। थोड़ा होल्ड कीजिएगा, थोड़ा होल्ड कीजिएगा। मिनिमम 60 हो सकते हैं। क्या कोई बताएंगे कि मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? कमेंट करके बताइए मैक्सिमम कितना हो सकता है। बहुत सही, 60 से लेकर मैक्सिमम 500 तक हो सकता है किसी भी राज्य की विधानसभा के अंदर। मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500। अब थोड़ा होल्ड करिए, होल्ड ये कि बहुत सारे भारत में ऐसे राज्य हैं जैसे मणिपुर, मिजोरम, गोवा, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां 60 नहीं है। गोवा के अंदर में 40 विधानसभा की सीट है। तो ये कैसे? तो ये एक संसद के द्वारा पास किया गया ऑर्डिनेंस है, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये एक बनाया गया है एक्ट, उस एक्ट के तहत 60 से कम हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है एक्सेप्शनल। यस, एक्सेप्शन के अंदर गोवा, मणिपुर, मिजोरम जैसे 5 राज्य हैं टोटल जिनको एक्सेप्शन के अंदर में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? आप थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि वैदिक काल की बात कर रही है, तो वैदिक काल के अंदर में, उत्तर वैदिक का बात नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। वैदिक काल के अंदर में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? जन्म, व्यवसाय, धर्म और संपत्ति। 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3। बहुत लोग फंसेंगे इसमें। आदित्य, अन्नू और दीपक त्रिवेदी शुरू के 3 ऑप्शन। नहीं भैया, नहीं फंसे। आदित्य, अन्नू और दीपक त्रिवेदी टॉप 3 में है। फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 9वें मॉडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल के अंदर में इसका जिक्र है। याद रखिएगा, एक व्यक्ति उसमें कह रहा है कि मैं एक कवि हूं, मेरा पिता, मैं एक कवि हूं, मेरा पिता वैद्य है, मेरी मां आटा पीसने वाली है। इस तरह अलग अलग कार्य करके हम लोग साथ साथ रहते हैं। इस प्रकार कर्म के आधार पर, यानी व्यवसाय के आधार पर सामाजिक विभाजन का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो वैदिक काल में। वैदिक काल के अंदर एक व्यक्ति कहता है कि मैं एक कवि हूं। मैं क्या हूं? मैं एक कवि हूं। मेरे पिता क्या है? वैद्य है। मेरी मां क्या है? आटा पीसने का काम करती है। इसलिए हम सभी अलग अलग काम करते हैं। कौन व्यक्ति थे जिसने कहा था? कौन व्यक्ति थे जिसने कहा था? इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा व्यवसाय हो जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस व्यवस्था का पतन होने लगा और सूत्र काल में तो पूर्णतः, उत्तर वैदिक काल में तो धीरे धीरे बदलाव होने लगा और सूत्र काल के अंदर में जन्म से होने लगा। सूत्र काल के अंदर में किस पर व्यवस्था टिकी हो गई? जन्म से टिकी हो गई। ठीक है, सूत्र काल के अंदर में। बढ़ते हैं आगे। व्यक्ति, स्टेटमेंट याद रखिएगा, जब भी आप मेंस के अंदर आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने कहा था, इसमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति ने कहा कि मैं एक कवि हूं, मेरा पिता एक वैद्य है, मेरी मां आटा पीसने वाली है। इस तरह अलग अलग हम काम करते हैं, अलग अलग व्यवसाय करते हैं, फिर भी हम एक साथ रहते हैं। इस प्रकार कर्म के आधार पर सामाजिक मतलब विभाजन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। गांधी जी ने डिस्कशन सही हो रहा है ना? डिस्कशन में कोई दिक्कत नहीं है ना? डिस्कशन कैसा हो रहा है? यस और नो? बढ़िया लग रहा है तो कमेंट करिए, बताइए हाँ सर 1 नंबर। चलिए, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? हमारे बाबा गांधी हैं, गांधी ने चौरी चौरा कांड जब हुआ तो चौरी चौरा के बाद गांधी ने वापस ले लिया था। याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था वो बाद में पूछूंगा। तो चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो, असहयोग और दांडी यात्रा। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ए, बी, सी। लगाया पोलिंग। थोड़ा शेयर करो भैया, थोड़ा संख्या नहीं बढ़ रही है, सिर्फ 120-30 लोग हैं। फटाफट थोड़ा पहुंचाइए इसको 200 का आंकड़ा। चलिए फटाफट शेयर मारिए, थोड़ा इतना एनर्जी लगा रहा हूं तो शेयर का हक बनता है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर क्लिक हो रहा है। ब्रिजेश कुमार यादव जी कह रहे हैं आर्मी 1922। ब्रिजेश कुमार यादव आर्मी में काम करते हैं। ब्रिजेश जी, आप सेना में हैं? सेना वालों को हमारी तरफ से सल्यूट भाई। देश की रक्षा करने के लिए आप अपने परिवार से दूर रहते हैं। बिल्कुल। तो आइए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, गांधी जी चला रहे थे उस समय असहयोग आंदोलन। गांधी जी चला रहे थे असहयोग आंदोलन। याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन जब चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ तो मैं बताता हूं। 4 फरवरी 1992 को, सॉरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 5 नहीं 4,
4 फरवरी 1922 को चौड़ी चौरा कांड हुआ और उसके बाद यूपी के अंदर में, और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कहा कि वापस ले लीजिए, अब इसका कोई मतलब ही नहीं है, जब इसमें हिंसा हो ही गई तो अब मेरा इससे कोई संबंध नहीं, मैं इसको वापस ले लेता हूं। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती है? किसको नाइटिंगेल कहा जाता है? स्वर कोकिला कहते हैं। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? भारत कोकिला। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का मतलब भारत कोकिला होता है। विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, अरुणा आसिफ अली और सुचेता कृपलानी। 4 ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3। तो फटाफट आंसर लगाइए, फटाफट पोलिंग लगा दिया है भैया मैंने। किसको कहा जाता है आपको बताना है, आपको बताना है कि किसको कहते हैं, किसको कहा जाता है। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भैया। तो भाई मेरे सबसे पहले हलवा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, एक आध क्वेश्चन हलवा मिलना चाहिए भैया। तो चलिए, क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत कोकिला। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी कहते हैं। चार्जर, 1 मिनट चार्जर कनेक्ट कर रहा हूं, बस 1 सेकंड टाइम दीजिए। तो सरोजनी नायडू को हम क्या कहते हैं? भारत कोकिला भी कहते हैं, बुलबुल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बहुत सही मेरे भाई, सरोजनी नायडू को। और सरोजनी नायडू प्रथम महिला हैं जो राज्यपाल बनी थी, गवर्नर बनी थी। गवर्नर बनने वाली प्रथम महिला है ये, उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी और कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। पहली गवर्नर थी और कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी, दूसरी महिला अध्यक्ष थी। इस बात को याद रखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसको कहते हैं हम लोग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? थोड़ा हिंदी में ऑप्शन नीचे हो गया है, पीवी नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह, और चौथा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। 1 2 3, देखता हूं पहले 3 कौन है। पहला करेक्ट आंसर आदित्य प्रकाश, दूसरे नंबर पे दीपक त्रिवेदी और तीसरे नंबर पे सोनल उज्जैन। 3 लोग हैं, चौथे पे मनीषा हैं। तो सिर्फ 3 लोगों का मैं नाम ले पाऊंगा, बाकी लोगों से क्षमा याचना है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो चलाई गई थी, ये कब तक है और कब प्रारंभ की गई थी, ये भी बता दीजिएगा। तो आइए एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं। लीजिए लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में देखिए निशांत कुमार जी सबसे ऊपर चल रहे हैं। फटाफट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 2001 वर्ष के अंदर हुई थी और इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। 5846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या है कि भारत के 4, यानी कौन कौन से? तो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, 4 बड़े नगरों को ये जोड़ता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल बनता है, चतुर्भुज बनता है ऐसे। तो ऐसे एक चतुर्भुज बनता है, इसीलिए इसका नाम जो है गोल्डन चतुर्भुज यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिया गया है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट, लेह और श्रीनगर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। शिल्पकला नाथुला पास है ये, जोजिला पास है ये, या टनल कह लीजिए, और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, कौन सा पास है, कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? शिल्पकला, नाथुला, जोजिला, और इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3। आदित्य प्रकाश जी कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं होगा, लास्ट में कमेंट लेंगे, अभी कुछ भी नहीं। कमेंट नहीं करना है, कमेंट बॉक्स को एकदम खाली रखिए। चलिए तो फटाफट, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया। अनुपम का भी आंसर सही है। आदित्य, सिद्धांत और नीतीश, आदित्य, सिद्धांत और नीतीश। पोल मैंने दे दिया है, फटाफट पोल लगाइए। पोलिंग दे दी है, जिनको पोल नहीं आ रहा है वो एक बार एग्जिट करिए और फिर से वापस आइए। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, थोड़ा और दोस्तों को जोड़ते चलिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट हो जाएगा वो जोजिला पास हो जाएगा। जोजिला पास, जोजिला पास ऐसा है जो किसको जोड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर को और लेह को जोड़ देता है। जोजिला पास याद रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो NH1 है, बताइए NH1 कहां से कहां तक जाता है?
NH1 कहां से कहां तक जाता है बताइए, बताइए। NH1 जो है उसी के ऊपर ये पड़ता है, उसी के माध्यम से ये जोड़ता है। तो आपको बताना है कि NH1 नेशनल हाईवे 1 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहां से, बिल्कुल दिल्ली पंजाब, दिल्ली से अटारी, बहुत बढ़िया। ये किसका आंसर है, भारती चंद्रा। तो दिल्ली से अटारी जाने वाला NH1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये प्लस वाले लोग हैं, कल ही पढ़ा था हमने, है ना, कल या परसों पढ़ा था प्लस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोजिला पास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अंग्रेजों का विरोध सबसे ज्यादा किसने किया था, सबसे ज्यादा किसने किया था अंग्रेजों का विरोध? तो करेक्ट आंसर बताइए। राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने? ए बी सी, 1 2 3। नीतीश कुमार सबसे पहले हैं, नीतीश, रविशंकर और दीपक। चौथे नंबर पे विनीता है, बहुत बढ़िया विनीता, बहुत बढ़िया। गुड्डू, संभवी, मनीष, गौतम, राज, मनीषा, मनीषा। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। सुषमा, अमित, सुरभि, निशांत, काजल, अमोद। फटाफट जोड़ते जाइए, अपने आप से प्रतिदिन कहिए कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। रोज पढ़िए, रोज 60 सवाल लगाइए, कोई नहीं रिजल्ट रुकेगा। सुबह उठिए, अपने आप से कहिए मैं आज सुबह से शाम तक के अंदर 200 प्रश्नों को सीखूंगा, 2 चैप्टर खुद से पढ़ूंगा, करंट अफेयर आज खुद से पढ़ूंगा। सुबह उठने के बाद अपने आप से वादा कीजिए, सिर्फ इतना कर लीजिए, रिजल्ट हो जाएगा। कहिए कि 200 MCQ करूंगा, क्वेश्चन करूंगा, 2 चैप्टर पढ़ूंगा 2 अलग अलग सब्जेक्ट के, और आज का करंट अफेयर करूंगा। बस और कुछ भी मत करिए, अपने से सुबह सुबह उठिए और ये वादा कीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मराठों ने। ये बहुत जाहिर क्वेश्चन है, कोई बात नहीं राज यादव, कोई बात नहीं मेरे भाई, मराठों ने किया था, सबसे बढ़िया। भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत की हिमालय की, भारत में याद रखिएगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी और नंगा पर्वत। 4 ऑप्शन है, लगाइए फटाफट पोलिंग। भारत में हिमालय की, हाँ ठीक है, तो भारत में हिमालय की, अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पोल गलत लग गया है। चलिए कोई नहीं, फिर से लगा लेते हैं पोलिंग। अरे यार, पोल ठीक था, गलत कहां लगा है, सही तो है, मुझे लगा कंफ्यूजन हो गया, तो भारत नहीं देखा था मैंने। चलिए तो बताइए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत के अंदर कौन है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत के अंदर कौन है? क्वेश्चन नंबर है 79, बताना है आपको, और आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोग गलत करेंगे, मुझे पता है। हिमालयन रेंज की पूछ रहा है, हिमालयन रेंज की। अगर अलग से बात करेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अलग बात है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कंचनजंगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कंचनजंगा। याद रखेंगे, कंचनजंगा भारत में हिमालयन रेंज की, हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन? कंचनजंगा। कहां है? तो कंचनजंगा है सिक्किम में। कहां है कंचनजंगा? तो कंचनजंगा है सिक्किम के अंदर में। लेकिन भारत का ऐसे पूछ दे, हिमालय नहीं रहे, आपसे पूछे कि भारत की सबसे चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखेंगे केटू है। केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी, और काराकोरम रेंज के अंदर में है ये, काराकोरम श्रेणी के अंदर में, काराकोरम श्रेणी के अंदर में है केटू, काराकोरम श्रेणी के अंदर में है केटू। कौन कमेंट कर रहा है? मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ पोलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कंचनजंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो भारत में पड़ती है। अगर पूछ दे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। और भारत के अंदर कुल मिला के, हिमालय रेंज का नहीं, भारत के अंदर सभी रेंज का, तो काराकोरम रेंज की केटू जो है सबसे ऊंची है। कोई बताएंगे केटू कहां पे है? केटू कहां पे स्थित है? मिथुन कुमार जी आए हैं, आशुतोष जी आए हैं, पूजा प्रिया। प्रतिदिन कोशिश कीजिए 8 बजे सुबह आने का, 8 AM, 8 AM के अंदर आइए और धुआं उड़ाइए। मैंने बोला है कि डेली 60 क्वेश्चन, मैं 20-25 क्वेश्चन करके टाइम पास नहीं करूंगा, 60 सवाल कराऊंगा भी मरते दम तक। 50 क्वेश्चन होगा जीएस का और 10 क्वेश्चन होगा करंट अफेयर का। आज जो करंट अफेयर है वो 24 अप्रैल का है। कल के जो सुबह में आएगा वो 25 अप्रैल का आएगा। एक दिन नहीं, 2 दिन पहले का चल रहे, ताकि क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए डेली 60 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, याद रखेंगे। अगला सवाल, बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। आपको पता है कि कितनी बार आक्रमण किया। जयपाल उस समय के राजा हुआ करते थे, जयपाल को हराया पहले, उसने अपने पिता का मौत का बदला लिया, और पिता का मौत लेने के बाद, बदला लेने के बाद, गजनवी जो है, गजनवी तुर्क शासन था कि अरबी शासन था? तुर्क था। कौन सा शासन था? तुर्क शासक था।
चलिए तो 1 2 3 4 लगाइए फटाफट, 1 2 3। इसी गजनवी के बाद गाजी आए थे, इसी गजनवी के बाद गाजी आए, 17 बार हराया उसने, लेकिन हर बार वो क्या करता था, लूट के वापस चला जाता था, आता था लूटता था सोना वापस चला जाता था, आता था लूटता था वापस चला जाता था। सोमनाथ मंदिर याद है, इन्हीं ने लूटा, इसी ने लूटा था सोमनाथ मंदिर। और वो एक मंदिर थी कौन सी, उसका जो उज्जैन से वो सोने का दरवाजा लेके चला गया था, बिल्कुल सही, बिल्कुल। रिधि राजपूत आई हैं, प्रिंसी राघवंशी जी आई हैं। फटाफट बताइए महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार? याद रखेंगे 17 बार करेक्ट आंसर होगा। उसने अपने बाप की मौत का, अपने पिताजी की मौत का बदला लिया। जयपाल नाम का शासक हुआ करता था, जयपाल को उसने पहली बार आया तो जयपाल ने वापस भेज दिया, दूसरी बार आया जयपाल को मार दिया, जयपाल को उसने हरा दिया और मृत्यु हो गई, सॉरी जयपाल को उसने हरा दिया। जब जयपाल को हराया तो इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जयपाल जब हारा तो उसने आत्महत्या कर ली, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। तो 17 बार, बार बार आता भारत को लूट के ले जाता, आता भारत को लूट के ले जाता, आता भारत को लूट के ले जाता। लास्ट में वो हमारे सोमनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 16वां आक्रमण, 16वां आक्रमण कहां हुआ था, 16वां आक्रमण कहां किया था महमूद गजनवी ने, बताइए 16वां, 16th आक्रमण कहां हुआ था मोहम्मद गजनवी का, 16th आक्रमण। यस, ये क्वेश्चन बीपीएससी के अंदर पूछा गया है। सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला मोहम्मद गजनवी, वो मूर्ति खंडन करवा देता था, मूर्ति पूजा के खिलाफ था, आपको पता है। वो कहता था काफिर लोगों को, वो कहता था कि जो इस्लाम को नहीं मानते थे वो काफिर कहलाते थे। और सोमनाथ मंदिर का उसने 16वीं बार जब आक्रमण किया, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गजनवी ने टोटल कितने आक्रमण किए भारत पे, तो उसने प्रण लिया था कि मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, मेरे पिताजी के मौत का बदला मैं 16 बार आक्रमण करूंगा भारत पे, और 17 बार करूंगा, और 16वें बार में उसने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था। अगला सवाल आते हैं साइंस से, थोड़ा आते हैं भैया साइंस से। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार, वर्चुअल वेट जो होता है, वो पानी पर जो व्यक्ति तैर रही है उसका वर्चुअल वेट क्या होगा? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आप बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? वास्तविक भार, वस्तु के वास्तविक के भार के तुल्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है, शून्य हो जाएगा, वस्तु के भार और द्रव्य के भार का अंतर के तुल्य हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन ए बी सी डी, मैंने पोलिंग लगा दिया है, पोलिंग लगा दिया है भैया। तो सिद्धांत का सबसे पहले आया है, सिद्धांत का आंसर सबसे पहले आया है। दूसरे नंबर पे कौन है? रविशंकर, और तीसरे पे राज यादव जी हैं। प्रतिदिन हमारे यहां क्वेश्चन होता है 8 बजे सुबह, 8 AM सुबह में आइए। बिपिन चौधरी भाई लेट आ रहे हैं, कल से सुबह 8 बजे रोज आइए, 8 बजे सवाल हम लोग शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों ऑप्शन के अंदर में आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए भैया आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। शून्य हो जाएगा। जब भी पानी पर कोई वस्तु तैरती है तो उसका वर्चुअल वेट 0 हो जाता है। मान लीजिए आप नाव है, नाव पानी पे तैर रही है, तो नाव अगर वजन रहेगा नाव में तो नाव तो डूब जाएगी। तो उसका जो वर्चुअल वेट होता है, आभासी भार जिसको कहते हैं, आभासी भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। शून्य होने के कारण ही वस्तुएं ऊपर तैरती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु आपको बताना है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करते हैं। आपको बताना है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करते हैं भैया। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रकाश तंतु के बारे में पूछ रहा है, किस सिद्धांत पर? तो इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, विकिरण और व्यक्तीकरण। 4 ऑप्शन है, 1 2 3, 4 ऑप्शन के अंदर आपको लगाने हैं करेक्ट आंसर। ये लीजिए, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करते हैं। साइंस आप लोग रट रहे थे। अभी तक हमने क्या किया था कि 40 क्वेश्चन, लगभग 35 क्वेश्चन मैंने जीएस से ले रखा है, और 15 क्वेश्चन मैंने साइंस डाल दिया है, और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर, 15 क्वेश्चन साइंस। तो मैंने जीएस आपको करा दिया 1 घंटे में। प्रमोद जी लेट हैं, सलमा आप क्यों लेट हो गई, पंखुरी, संजीत झा, बहुत सारे लोग लेट आ रहे हैं। कोई बात नहीं, सभी को मेरा जय हिंद। चलिए तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन जो प्रकाश तंतु है वो किस सिद्धांत पे आधारित है, आपसे यही पूछ रहा है। टोटल आज 110 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे हम लोग। कितने क्वेश्चन करेंगे? 110 नंबर सवाल तक आज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं TIR। आपने पढ़ा होगा TIR क्या होता है। तो प्रकाश तंतु जो है उसी सिद्धांत पे काम करता है, TIR इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाप के इंजन का आविष्कार, आपको बताना है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। स्टीम इंजन, जेम्स वॉट के द्वारा, जेम्स प्रूफलेट जूल के द्वारा, न्यूकॉमन के द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा। आदित्य प्रकाश जी कमेंट नहीं करिए, ABCD आएगा वहां आंसर दीजिएगा। 1 2 3, कमेंट नहीं करिए भैया, कमेंट मत कीजिए, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। काहे इसे कर रहे हैं मेरे साथ,
कमेंट नहीं करना है। तो फटाफट बताइए कि जो है स्कॉटलैंड के थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये स्कॉटलैंड के थे। तो बताइए पीयूष जी आ गए हैं, कन्हैया कुमार आ गए हैं, बहुत सारे। हलवा था, बिल्कुल निशांत भाई, कभी कभी हलवा मिलना चाहिए, मीठा लगता है स्वाद में। बोलिए एक बार निशांत भैया की जय। तो निशांत आज टॉप पे चल रहा है। निशांत बधाई हो आपको। फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम हो चुका है अब। तो स्टीम इंजन की बात कर लेते हैं। तो साइंस में स्टीम इंजन जेम्स वॉट जो थे, स्कॉटलैंड के थे। कहां थे? स्कॉटलैंड के थे। ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे, और इन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था, इन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था। अगला सवाल ले लेते हैं। अगस्त 2019 में, अगस्त 2019 के अंदर में रामनाथ कोविंद ने दयालुता पर सबसे पहले, दयालुता पर याद रखिएगा, सबसे पहले विश्व युवा सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया था? आपको बताना है कि कहां पे किया गया था विश्व युवा सम्मेलन का उद्घाटन। नई दिल्ली, मुंबई, नोएडा, पानीपत। 4 ऑप्शन है, 1 2 3। क्वेश्चन मत पढ़िए आप, क्वेश्चन आप लोग मत पढ़ लीजिए, फिर मुझे मजा ही नहीं आएगा। क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे मजा नहीं आएगा। एक एनर्जी, रामलाल प्रसाद मौर्य जी, आप लेट कैसे हो गए मेरे भाई? मेरे प्रिय शिष्यों में से एक, आप कैसे लेट हो गए? आपको बताना है कि रामनाथ कोविंद ने सबसे पहला जो है वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस ऑन काइंडनेस, काइंडनेस के ऊपर कहां किया था? डेली हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे, डेली 60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होगा जीएस का। इस 50 के अंदर 35 क्वेश्चन होगा जीएस का, और 10 से 12 क्वेश्चन, 35 से 38 क्वेश्चन इधर, और 10 से 12 क्वेश्चन साइंस का, और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का। तो हमने पैटर्न बदल दिया है। ऑप्शन नहीं पढ़िए सर, बिल्कुल भाई, चलो थैंक यू। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रनाथ कोविंद नाम, हमारे देश के राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद है। कोई बताएगा फर्स्ट लेडी कौन है हमारे यहाँ? फर्स्ट लेडी किसको कहा जाता है? नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने देर में पहुंच जाता है? आपको बताना है कि सूर्य का प्रकाश कितने देर में पहुंचता है। 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट और 5 मिनट से कम। 4 ऑप्शन है। टाइम मैंने चेंज कर दिया, सुबह 8 बजे। सुबह सुबह ना एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। कैसा लग रहा है आप लोगों को एनर्जी लेवल मेरा? हाउ यू पीपल आर फीलिंग? बताइए कमेंट करके, एनर्जी लेवल कैसा लग रहा है? कमेंट करिए, लाइक नहीं। बताइए एनर्जी लेवल कैसा लग रहा है। यही राज है सुबह क्लास करने का। सुबह सुबह एनर्जी लेवल बहुत हाई रहती है, तो उस एनर्जी का प्रवाह मैं सोचता हूं आप में हो। मैं चाहता हूं कि सुबह जब आप उठे तो मेरी आवाजों को सुने, वो एक आपको ताकत दे, कि मोटिवेट रखे दिन भर। बहुत बढ़िया। चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगाइए। 8 कितने देर में पहुंचता है? कितने देर में धरती पर प्रकाश पहुंच जाता है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। 1 2 3। अरे ये क्या कर दिया मैंने, पोलिंग गलत लगा दी। एक सेकंड, एक सेकंड, टाइप टच करने में मिस्टेक हो गया है। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट भैया। हाँ हाँ हाँ, बस कमेंट बंद। लीजिए लगाइए। ये एक्चुअली टच पेन है ना, मैंने आपको बताया था कि मैं दूसरे तरह की चीजों पे पढ़ाता हूं। देखो आप, मैं कैसी चीजों पे पढ़ाता हूं। इस पे टच से लिखता हूं मैं, ठीक है? हाँ, कंफ्यूज हो गए। बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो सूर्य की प्रकाश कितने देर में पहुंचती है धरती पर? ये इसी बार 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। 65वीं बीपीएससी का सवाल है ये, कि सूर्य की प्रकाश कितने देर में पहुंचती है। सूर्य की प्रकाश कितने देर में पहुंचती है, ये 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। 8.3 मिनट के अंदर, 8.3 मिनट के अंदर सूर्य की प्रकाश धरती पर पहुंच जाती है। क्वेश्चन था इन हाउ मेनी मिनट्स डज द सनलाइट रीचेस द अर्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8:03 मिनट। अगला, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तरंग दैर्घ्य का मतलब वेवलेंथ होता है। एक तरंग की आवृत्ति दे रखी है, कितनी क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी बराबर 120 हर्ट्ज दे रखा है। तरंग की चाल दे रखी है। स्पीड ऑफ वेव दे रखा है। स्पीड कितना दे रहा है? 480 मीटर, 480 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है वेवलेंथ, यानी लैम्डा की वैल्यू बतानी है। बताइए क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 1 2 3। वेलोसिटी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, लैम्डा निकालना है। चलिए, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, तो आप बताइए इस करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो आइए फटाफट कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, आपको पता है साइंस में, फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ना है, लैम्डा बराबर होता है v बाई एफ। लैम्डा मतलब होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब होता है कि वेवलेंथ बराबर v बराबर वेलोसिटी, यानी वेग जो है, वेग जो उसका है, यानी चाल है, ये वेग या चाल, वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी, यानी क्या, आवृत्ति। तो अगर आप देख लो वेलोसिटी कितनी है, 480 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पे क्या है, हर्ज है, कितना, 120 हर्ज। तो 12 चौके 48, यानी आंसर हो जाएगा 4 मीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर। जी हां, लैम्डा बराबर होता है v बाई एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट होने वाले लोग कोई बात नहीं, सभी को मेरा जय हिंद। पृष्ठ जरद्वाज भाई बहुत बढ़िया। कांग्रेस के नरम दल के नेता हो, आपको पता है कि कांग्रेस में दो दल थे, एक था नरम दल और एक था गरम दल। तो दो दल के जो नेता थे उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि दो दल के नेताओं के बारे में ये सवाल पूछा गया है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताइए कि असहयोग आंदोलन होगा, असहयोग होगा, कि राजवमंदन होगा, कि अनुकूल विघटन होगा। आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे बताइए। 1 2 3 पोलिंग लगा रहा हूं, 1 2 3। अरे यार से पोल गलत हो गया है। 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाइए, पोल गलत हो गया। ये लीजिए, ऐसे ना राज वामन मुझे लगता है पोल सही था, ठीक है, असहयोग नहीं था। आंसर इसका राज वामन ही होगा। करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन ही होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन ही होगा, राज वामन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंकी सी भरे आई हैं। अच्छा, आप लोग आज करंट अफेयर पढ़ के आए हैं ना 24 तारीख का, एक बार जरा कमेंट करके बताइए, करंट अफेयर पढ़े हैं ना, करंट अफेयर पढ़ के आए हैं ना 24 तारीख का। हाँ चलिए, तो 24 तारीख का करंट अफेयर आज पूछा जाएगा। कल का जो टेस्ट होगा उसमें 25 तारीख का करंट अफेयर पूछा जाएगा, ठीक है। और सारे करंट अफेयर में अच्छे लेवल के लेके आया हूं, मजा आएगा। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। आपको बताना है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने मंद बुद्धि लंबी संबंधी खोज में जीन उत्परिवर्तन को काफी हद तक साबित किया गया है। वो कौन सा सिंड्रोम कहलाया है जो जिम्मेदार है, एक्स वाई जेड और ए। 4 ऑप्शन है, 1 2 3। अरे कहीं से पढ़ लो यार, वेबसाइट इतनी सारी है, किताबों का क्या जरूरत है। मैं ऐसे सजेस्ट करूंगा आप लोग जीके टुडे पढ़ा कीजिए। तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है एक्स सिंड्रोम नहीं होगा। जीन म्यूटेशन जिसको बोला जाता है, जीन म्यूटेशन के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, तो आपको बताना है कि जीन म्यूटेशन जो होता है, जो लोग मंद बुद्धि होते हैं, उन्होंने बताया है कि मंद बुद्धि की जिम्मेदारी, ऑनलाइन मिल जाएगा, गूगल पे डाल देना जीके टुडे करंट अफेयर, मिल जाएगा, इन हिंदी इन इंग्लिश दोनों मिलेगा। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जेड सिंड्रोम। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जेड सिंड्रोम हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जेड सिंड्रोम। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने, तो याद रखेंगे जब भी लोगों की जो मंद बुद्धि लोग होते हैं, तो बताया है वैज्ञानिकों ने बताया कि जो लोग मंद बुद्धि होते हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन है, तो ये जिम्मेदारी जो है इन पर दी गई है कि जेड सिंड्रोम होता है जो जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फटाफट कीजिए भैया। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति है। आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या करता है अपने कॉन्फिगरेशन को मेंटेन करने के लिए, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है हीलियम से। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है, कौन रखता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, क्षार धातुओं से, अक्रिय धातुओं से, क्षारीय मृदा से और हैलोजन से। बहुत इजी है, 1 2 3 फटाफट लगाइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। लालू कुमार जी आ गए हैं, लालू भाई जय हिंद। आपको जल्दी जल्दी डिले नहीं करना, फटाफट लगाइए, क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए जल्दी जल्दी कीजिए। मैंने बोला है कि प्रतिदिन 60 से मिनिमम 60 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 60 में 35 क्वेश्चन होगा जीएस का, 15 क्वेश्चन होगा साइंस का और 10 क्वेश्चन होगा करंट का। मिक्स क्विज कर रहे हैं हम लोग। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बहुत बढ़िया राज यादव जी, कोई कमेंटबाजी नहीं। कैसा लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल सही है ना, बोलिए यस और नो, यस और नो, जल्दी बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैलोजन।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैलोजन से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हैलोजन से। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का एक टेंडेंसी है, हाइड्रोजन जो है इसका टेंडेंसी है कि ये हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन उधार लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उधार ले लेता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हैलोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन को साबित करती है? अरे भैया बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। इंसुलिन को साबित करने वाली विच ग्लैंड जो है, जो साबित नहीं होगा यहां पे, स्वीकृत होती है, मतलब किससे इंसुलिन निकलता है? कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो सिक्योर करता है इंसुलिन को? आग्राशय, म्यूकोज, सलेस्मा, अक्टू और नॉन ऑफ दीज। बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 2 3। आशुतोष कुमार जी कमेंट नहीं, नीचे में ना एबीसीडी आ रहा होगा, उसमें लिखिए, उसमें ऐसे प्रेस कर दीजिए लाल पट्टी के पास। इंसुलिन की खासियत होती है, इंसुलिन का खासियत क्या होता है? एक बात याद रखिएगा कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है। ग्लूकोज को ये क्या करता है? ग्लाइकोजेन के अंदर में बदल देता है। यही है जिसके कारण चीनी की बीमारी होती है, डायबिटीज इसी के कारण होता है, पैनक्रियाज के कारण। पैनक्रियाज में ये इंसुलिन जो है सिक्योर करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्राशय। फटाफट करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अग्राशय। याद रखेंगे ग्लाइकोजेन, ये ग्लूकोज को क्या करता है? ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है। आरती प्रजापति, आप डेली सही टाइम पे रहती थी, आज लेट कैसे आरती? मैं आपको बता दूं जितने भी लोग लेट आए हैं, सुबह हमारी क्लास होती है 8 बजे सुबह, 8 AM प्रतिदिन सब क्लास होती है हमारी शुरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? मतलब आपको बताना है कि इंडिपेंडेंट कौन होता है। इंडिपेंडेंट कौन होता है? तो आयोडीन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है। 4 ऑप्शन है, 1 2 3। हाउस होल्ड वर्क, कोई बात नहीं, सलाम है आपको। नारी शक्ति को मैं बहुत आदर करता हूं और आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हमेशा नारी शक्ति को आदर दीजिए। मुक्त अवस्था में भैया क्या बोल रहे हो? आयोडीन कैसे हो जाएगा? चलिए, तो मुक्त अवस्था के अंदर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी के अंदर सल्फर पाया जाता है मेरे भाई। क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा? सल्फर होगा। आपको पता है इंडिपेंडेंट अवस्था में पाया जाता है, ज्वालामुखी के अंदर सल्फर जो है इंडिपेंडेंट अवस्था में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों और हड्डियों में उपस्थित रहता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि दांतों में और हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड होता है, फॉस्फेट होता है, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 4 ऑप्शन है, 1 2 3। अच्छा विवेक जी देख लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि दांतों और हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है। आपको बताना है कि दांतों और उसके हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है। देखिए उपस्थित तो दोनों रहता है, फास्फोरस भी और कैल्शियम भी। लेकिन फास्फोरस जो है कैल्शियम के साथ मिलकर उसका उत्पादन करता है। तो करेक्ट आंसर बहुत इजी है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, लगा दीजिए फटाफट। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। यस, सल्फर को किरोसिन में रखते हैं। यस, क्यों रखते हैं सल्फर को किरोसिन में बताइए? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि पृथ्वी पे तुम्हारा वजन अगर 10 किलो है तो तुम अगर चांद पे चल जाओगे तो तुम्हारा वजन कुछ और हो जाएगा। तो कै गुना? 1 2, कितने गुना होगा? 1 2 3। आदित्य प्रकाश सही है, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, सही बात है। सही है मेरे भाई। 1/80 ही मैक्सिमम जगह दिखता है, बहुत कम जगह 1/81 दिखता है। इस पे थोड़ा संयम है, संयस है, ठीक है। मास पूछा जा रहा है, वेट नहीं पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1/80। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, 2019 में डीआरडीओ ने कहां पर स्वदेश विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डर्मोस्टेटर वीकर का सफल परीक्षण किया है? आपको बताना है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बता दीजिएगा कि 2019 में डीआरडीओ ने कहां पर स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। उड़ीसा में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में। 4 ऑप्शन है, 1 2 3। भारती सिंह आई हैं और एक और आए हैं, कौन? अभिलाष पांडे जी। मैं आप सभी लोगों को बताता हूं जो लोग लेट आ रहे हैं, बिल्कुल डीआरडीओ का फुल फॉर्म आ चुका है। तो जो भी लोग लेट आ रहे हैं वो समझ लीजिए कि प्रतिदिन 8 बजे सुबह, 8 AM डेली
60 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। इसमें 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो जीएस का होता है, 10 से 12 क्वेश्चन इसमें साइंस का होता है और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का होता है। सुबह टेस्ट 8 बजे शुरू हो जाती है, तो 8 बजे आइए, मजा आएगा आपको। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पोल खत्म होने दीजिए। एक बार लीडर बोर्ड दिखा दिया जाए क्या? बिल्कुल। तो सबसे ऊपर चल रहे हैं निशांत भाई, ब्रजेश कुमार राय 2 नंबर पे और भारती चंद्रा, भारती हमारी प्लस की स्टूडेंट है, 3 नंबर पे चल रही हैं। तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, जो ओडिशा के अंदर में है, वहां से इसको परीक्षण किया गया है। इस बात का आंसर याद रखेंगे। बिल्कुल, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में है। चलिए ठीक है, बढ़िया। अब बताना है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। आपको बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। रामकृष्ण परमहंस। आपको बताना है कि प्रार्थना समाज के कौन थे। रामकृष्ण, बहुत लोग फंसेंगे, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग और दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 1 2 3। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत लोग नहीं फंसे भाई, मैंने गलत सोच लिया। ठीक है, चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना, आपको मैं बता दूं कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको मैं बताऊंगा। किसने, किसकी प्रेरणा से की थी, ये भी बताऊंगा। किस ईस्वी में हुई थी, इसको भी बताऊंगा। कौन से लोग इसके संस्थापक थे, ये भी बताऊंगा। ये क्यों बनाया गया था, ये भी बताऊंगा। बहुत लोगों के आंसर्स आने लगे हैं। बहुत बढ़िया जितेंद्र भाई, बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मा नाम पांडुरंग। थोड़ा सा समय दे दीजिए, 10 सेकंड। प्रार्थना समाज की स्थापना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो कहां हुई? तो मुंबई में हुई। कब हुई? तो 1867 ईस्वी में हुई। दो बातें क्लियर हो गई। इसके स्थापक कौन थे? संस्थापक तो आत्माराम पांडुरंग थे। 3 बात हो गई। इसका जो मेन फोकस था, ये किसके लिए था? तो इसने बोला था कि विधवा का विवाह बंद होना चाहिए। विधवा विवाह बंद होना चाहिए। हाँ, केशव के प्रेरणा से। केशव चंद्र सेन थे जो प्रेरणा से थे, वो थे केशव चंद्र सेन। इनके प्रेरणा से इसकी शुरुआत हुई थी। इन्हीं का प्रेरणा था जिसकी वजह से इसकी शुरुआत हुई थी 31 मार्च 1967 को। 1967 को विधवा विवाह इसका सबसे बड़ा टारगेट था। स्त्री की शिक्षा के लिए इसने अपनी आवाज बुलंद करी थी कि विधवा का विवाह रुकना चाहिए, स्त्री को शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए, और स्त्री और पुरुष का पुनः विवाह जो होता है, पुनर्विवाह, उसमें आयु की वृद्धि। जैसे बहुत ज्यादा लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। भेदभाव समाप्त होना चाहिए जाति के ऊपर, यानी जाति का जो भेदभाव होना चाहिए, जाति प्रभा का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, केशव चंद्र सेन, यही तो लिखा है भैया यहाँ पे, इसी की प्रेरणा से मिला, शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड। आपको बताना है सोडियम क्लोराइड के बारे में। सोडियम क्लोराइड के बारे में बताना है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या होता है। तो बताइए जरा कि सोडियम क्लोराइड के बारे में। ये क्वेश्चन है कि यह सहसंयोजक यानी कोऑपरेटिव बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड होता है। उसके अलावा और भी जो ऑप्शंस हैं आपको बताना है कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। थक गया हूं। 1 2 3। जल्दी कीजिए, फटाफट फटाफट, थोड़ा दोस्तों को जोड़ते जाइए भैया, शेयर वेयर करिए। ऐसे नहीं होगा, मेहनत मैं कर रहा हूं तो थोड़ा शेयर का तो हक बनता है मेरा। सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड के अंदर में वैद्युत संयोजी आबंध जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बॉन्ड होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए। NaCl कि Na2Cl? CNG का मतलब पूछ रहा है। खुद से ऑप्शन पढ़ लीजिए मेरे भाई। कोल्ड नेचुरल गैस, कंबाइंड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और कोल नेचुरल गैस। कोल्ड है ऊपर वाला। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ABC। टॉप 3 लोगों का नाम लेता हूं अब। आदित्य, अन्नू और सिद्धांत, पंखुरी, पायल, मिथुन, दीपक, निहाल, सुजीत, सन्नी, गौतम। बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया मेरे भाई,
बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एकदम ऐसे ही लगे रहिए, मजेदार क्लास कीजिए। सीएनजी का मतलब आपको बताना है कि सीएनजी क्या है। तो आपको पता है कि ये क्या है, ज्यूमशन ईंधन है। ये बेसिकली बनता किससे है, तो गैसोलीन से। और गैसोलीन से इसका कंपटीशन है पेट्रोल से, डीजल से, उसको रिप्लेस कर रहा है। ये नेचुरल गैस है। इससे इसको जब जलाते हैं तो इससे केवल ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। इस बात याद रखिएगा। सीएनजी इस क्वेश्चन का करेंट आंसर हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। चलिए अगला नाइक्रोम बताना है। नाइक्रोम बहुत इजी है, बहुत इजीली आप बता पाएंगे कि नाइक्रोम का जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, नाइक्रोम है क्या। तो नाइक्रोम आपको पता है कि एक मिश्र धातु है। किस प्रकार की मिश्र धातु है, निम्न गलनांक होता है इसका, उच्च गलनांक होता है, निम्न और उच्च दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम आपको पता है कि ये एक मिश्र धातु है जो निक्कल और लोहे से मिलकर बनता है। तो 1 और 2 दो ऑप्शन। आरती प्रजापति जी वीडियो देख लीजिएगा ना, वीडियो खत्म होने के आधे घंटे बाद आप फिर से वीडियो देख सकती हैं। जो मजा वीडियो में है वो मजा पीडीएफ में नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई लोग, सब एनर्जी लेवल मेंटेन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पानी वानी पी रखा है ना आप लोगों ने, बताइए जरा। ऑल ओके, एवरीथिंग इज ओके है ना, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सुबह सुबह एनर्जी का डबल डोज मिल रहा है ना, बहुत बढ़िया मेरे भाई, एकदम सही है, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम बेसिकली क्या होता है कि ये जो है, इससे हीट नहीं निकलता है। इसको गलाने के लिए इसका गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कभी कभी सवाल में आपसे पूछ सकता है कि नाइक्रोम किस चीज से मिलकर बनता है, पूछता है। तो याद रखेंगे ये किस चीज से मिलकर बनता है, तो निकल से, क्रोमियम से और लोहा से। निकल से, क्रोमियम से और लोहा से, क्रोमियम से और आयरन से। क्रोमियम आयरन से मिलता है। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो याद रखेंगे 1400 डिग्री सेल्सियस। 1400 डिग्री सेल्सियस। दिलीप कुमार जी फतुआ से लाइव है, बिल्कुल सही। कौन कहां से है जरा स्टेट कमेंट करिए, जिला तो बताइए किस जिला से हैं, कौन आ जिला घर वाह भैया, तनी बताओ लोग कि कौन कौन जिला से 12 लोग तनी। अरे बिल्कुल एक नंबर, आरा पटना, आरा दिल्ली, पटना आरा सिवान, मुजफ्फरपुर, बोध गया, बहुत बढ़िया, चंपारण, छपरा, डुमरांव, बक्सर, बड़े बात, जमुई, मतलब पूरा बिहार हमने समेट लिया है। औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, छपरा, चंपारण, फतुआ, बहुत बढ़िया, पूर्वी चंपारण। अरे भैया बिहार की जय हो, कोई बात नहीं है। तो नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, 1400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये मिलाता है तो ये गलता है। मिनिमम इसको गलने के लिए कितना चाहिए, 1400 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सेल्सियस किसकी इकाई है। आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है। सेल्सियस के बारे में पूछ रखा है, आपको बताना है कि सेल्सियस किसकी इकाई है। 4 ऑप्शन है, पोलिंग लगा देता हूं मैं, 15 सेकंड ज्यादा दे दूंगा, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। पीयूष कुमार जी गोवा से हैं भैया, गोवा के बगल में ही मेरी पोस्टिंग थी, आपको पता है बेलगाम एक जगह है वहां पे, बेलगाम। तो मैंने बेलगाम में बहुत दिन नौकरी करी है। बेलगाम के बाद मैंने हुबली में भी नौकरी करा है, रामनगर में भी मेरी पोस्टिंग रही है, रामनगर के अलावा धारवाड़ में भी नौकरी करी है मैंने। तो इन सबसे जगह गोवा के बगल में 2 घंटा, मतलब 1-1.5 घंटा लगता था गोवा जाने में वहां से। बहुत बढ़िया, नाइसली डन। बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का। उमेश, धीरज और पायल, ये 3 टॉपर हैं इस क्वेश्चन के अंदर। बीएमपी 14 से हैं अनुपम कुमारी, बिल्कुल बीएमपी 14, मैं जान रहा हूं अनुपम। अनुपम कैसी हो, पढ़ाई करो अच्छे से, इस बार डिप्टी एसपी मिलना चाहिए, डीएसपी नहीं मिला तो समझ लीजिएगा। अविनीता जी आपको भी। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डिग्री सेंटीग्रेड। सभी लोगों के लिए मेरी कामना है सभी लोग सफल हो एग्जाम में। डिग्री सेल्सियस को माप, डिग्री सेंटीग्रेड के समकक्ष होता है क्या, सेल्सियस। नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषण कौन सा रंग है, आपको बताना है कि जो रेडिएशन होता है उस रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे बढ़िया कलर कौन सा है। आपको पता ही है ये बात, किस कलर में जब रेडिएशन पड़ेगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। काला, हरा, श्वेत, लाल, 4 ऑप्शन है, 1 2 3। बताइए क्या होगा। तो सबसे पहला आंसर किसका है, सबसे पहला अन्नू, पंखुड़ी, पूजा भारती, दीपक, सुजीत, मिथुन, निशांत, मनीषा, मनीष, रोशनी, बलजीत, उमेश, विनीता, संभवी, ब्रजेश, बहुत सारे लोगों का है। नांदेड़ महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में भी मैंने नौकरी करी है। नासिक में, नासिक आपको पता है, नासिक वहीं बगल में है, नासिक के बगल में मनमाड़ है, मनमाड़ से हम होते हुए जाते थे नासिक, तो उसी के पहले पड़ता था ये नांदेड़। नांदेड़ में गुरुद्वारा है, आपको पता है नांदेड़ साहिब बहुत फेमस है। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काला। चलिए कमेंट बंद कर दीजिए।
कमेंट सभी लोग बंद कर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, काला रंग। ब्लैक में सबसे ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करने का पावर होता है, ब्लैक कलर सबसे ज्यादा। ऐसे भी पता है ना कि आप गर्मी में पहन के चलते हैं तो आपकी मां कहती है, आपकी मम्मी जब होती है घर में तो मम्मी कहती है बेटा काला मत पहन के जाओ गर्मी के दिन में। क्यों? क्योंकि सूर्य की सारी किरणें इसको अंदर आ जाएंगी, मेरे बेटे का रंग काला हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी कहती है ए जी आप ब्लैक कलर पहन के मत निकलिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। निशांत नो कमेंट बाजी, एकदम गलत। कोई भी इस तरह का कमेंट मुझे पसंद नहीं है। तो ब्लैक कलर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हो गया क्वेश्चन खत्म। मतलब क्या कि हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। 50 के अंदर हमने क्या किया? तो 35 क्वेश्चन हमने लगभग जीएस से किया, 35 से 38 सवाल, और 10 से 12 सवाल हमने किए, 12 से 15 सवाल हमने किस चीज के किए? हमने किए साइंस के। अब बारी आ रही है करंट अफेयर की। ये जितने भी करंट अफेयर हैं सारे करंट अफेयर 24 अप्रैल से लिए गए हैं। सारे करंट अफेयर 24 अप्रैल से लिए गए हैं। कल जो है 25 अप्रैल का करंट अफेयर आएगा। फटाफट शुरू करते हैं। मैंने अपने जीवन में लगभग 10 नौकरी क्वालिफाई की और 5 जगह मैंने नौकरी रिजाइन किया है, बस इससे ज्यादा नहीं। चलिए ऑप्शन लगाइए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 15 मार्च, 25 फरवरी और 24 अप्रैल। 1 2 3। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या होगा। आपको बताना है कि नेशनल पंचायती राज डे इज एब्जॉर्ब्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? इज एब्जॉर्ब्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। 10 अप्रैल, 15 मार्च, 25 फरवरी और 24 अप्रैल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 अप्रैल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल। हर साल याद रखेंगे 24 अप्रैल। हमारे संविधान के 73वें 73rd अमेंडमेंट के अंदर, मतलब संशोधन अधिनियम, संशोधन 73वें संशोधन अधिनियम जो वर्ष 1992 के अंदर में पास हुआ था, 1992 के बाद 1993 से 24 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं? पंचायती राज दिवस मना देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात बोलते हैं तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 1993 में ये लागू हो गया था, और ये पंचायती राज दिवस जो है 2010 से मनाना शुरू किया गया। भारत के अंदर 2010 से पंचायती राज दिवस मनाना शुरू कर दिया गया है। 92 के अंदर में ये संशोधन पारित हुआ था। कब पारित हुआ? तो 24 अप्रैल 1992 को 73वां संशोधन था, और 1993 में ये लागू हो गया। और 2010 से हम लोग कब से मनाते हैं? तो 2010 से क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए देने की आर्थिक मदद की है? आपको बताना है कि ग्रीनलैंड जो है किस देश ने, आर्कटिक क्षेत्र में जो रशिया और चीन है ना, आर्कटिक एरियाज के अंदर में रशिया और चीन है, इन दोनों का प्रभाव बड़ा ज्यादा है। तो उसके अंदर में कौन सा ऐसा कंट्री है जो चाहता है कि इनका प्रभाव जो है कम हो, और उसने क्या किया है? ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधन है, जैसे उनके लिए पैसा उसने दिया है। तो कौन सा कंट्री आपको पता ही होगा। 1 2 3। एकदम ताजा ताजा भाप निकलता हुआ करंट अफेयर है भैया। 10 क्वेश्चन मिलेंगे डेली। मतलब ऐसा है कि आज से अगर आप रोज आओगे ना तो बिहार दरोगा मेंस तक और बीपीएससी पीटी तक लगभग 6-7 हजार सवाल हो जाएगा और एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ये मेरा दावा है। मेरा भरसक प्रयास होता है कि मैं परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को लेकर के आऊं, प्रश्नों में दम हो उनको लेकर आऊं। तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि किसने। देखिए आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमेरिका। अमेरिका देख रहा है कि रशिया और चाइना का कहां पर देख रहा है? तो आर्कटिक क्षेत्र के अंदर में रशिया और चाइना का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। एक छोटा सा क्या है? द्वीप है। तो इस द्वीप को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन ये बिका नहीं। ये द्वीप ये चाहते थे, अमेरिका चाहता था कि इसको खरीद लें और वहां अपना सैन्य बेस बना लें, ताकि आर्कटिक क्षेत्रों के अंदर में रशिया और चाइना का प्रभाव कम हो सके। लेकिन ये बिका नहीं, तो इसने इसको 92 करोड़ रुपए की मदद दी है। ये मदद के पैसे शिक्षा वगैरह पे खर्च करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसके राष्ट्रपति अभी कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से आते हैं? जरा कमेंट करके बताइए। अगला,
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा मिलेगा। मतलब क्या कि जितने भी पत्रकार जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं उनको हरियाणा सरकार ने, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, उन्होंने बताया है कि भैया क्या होगा, रिपब्लिक की डेमोक्रेटिक, दो ही ऑप्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं रिपब्लिक, कुछ कह रहे हैं डेमोक्रेटिक। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दीजिए, 1 2 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी। तो आपको बताना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सभी पत्रकार जो जान की बाजी लगाकर खेल रहे हैं उनको बीमा दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना से बहुत लोग संक्रमित हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पत्रकार जो हैं, 6 पत्रकार हैं जो संबंधित हैं इससे। रवीश कुमार जी आए हैं। रवीश भाई जय हिंद आपको, रवीश भाई जय हिंद आपको। लेकिन जो भी लोग लेट आ रहे हैं उनसे मेरी विनती है कि कल सुबह 8 बजे आइए, 8 बजे सुबह सुबह आइए और एनर्जी का डबल डोज लेकर जाइए, सुबह दिन भर रिचार्ज रहिए अपने आप को। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 लाख रुपए। मैं आपको बता दूं कि मनोहर लाल खट्टर जो उन्होंने 10 लाख रुपए दिया है, 10 लाख रुपए पत्रकारों का बीमा करने का किया है कि पत्रकार की अगर मृत्यु होती है किस चीज से, कोविड-19 से, कोविड-19। अच्छा, कोई कोविड का फुल फॉर्म बता सकते हैं? कोविड का फुल फॉर्म, एनीवन हु कैन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ कोविड? कोविड का फुल फॉर्म कोई कमेंट करके बताइए जरा। वुहान वायरस, कोरोना वायरस डिजीज। सही है, कोरोना वायरस डिजीज होगा। देखिए, एक रेटिंग एजेंसी होती है भारत के अंदर ना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है भारत के अंदर भी, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसको साख जो रेटिंग करती है ना, वो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इंडिया लेवल पे भी हैं और बहुत सारी हैं जो वर्ल्ड लेवल पे भी हैं। तो आपको बताना है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उसमें एक फिच है। फिच ने देखा है कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते जो लॉकडाउन भारत में लागू हो गया, तो उसने भारत की रेटिंग को गिरा दिया है। तो उसने कितना कर दिया है, भारत की आर्थिक वृद्धि की दर अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है, आपको बताना है कि कितना प्रतिशत भारत में वृद्धि दिखाएगा। आपको मैं बता दूं कि यही है जिसने कहा था कि भारत की विकास दर 6.7% रहेगा, 6.7%, लेकिन अभी गिरा दिया गया है और बहुत गंदे स्थिति में आ गया है। 1 2 3 बताइए कि कितना होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कितने परसेंट पर आगे गिरेगा, फिच ने कहा है। मेरा सही है, बहुत कम लोगों का सही है। बहुत सारे लोगों का गलत है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा मैं, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा। फिच ने क्या कहा है? फिच ने पहले कहा था कि वर्ष 2020-2021 के अंदर में, वर्ष 2020-2021 के अंदर में भारत की जो है, जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा, भारत का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ रहेगा, जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो 6.7% रहेगा। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ है उसमें गिरा के कर दिया मात्र 0.8%। लेकिन उसने एक और बात कही है कि जो लास्ट क्वार्टर होगा, यानी सितंबर से लेकर के दिसंबर का, इसके अंदर भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी उठेगी, और वो भी कितनी, तो 1.4%। 1.4% भारत की अर्थव्यवस्था उठेगी, फिच ने कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कोई भी चिट चैट नहीं होना चाहिए। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना? फटाफट कमेंट करो। 10 मिनट और चलेगा ना? 10 मिनट और, 5 मिनट और बर्दाश्त कर सकते हो? यस नो करो फटाफट, फटाफट यस नो। 5 से 7 मिनट, 5 क्वेश्चन और कराने हैं। चलो, चीन में हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ को कितने करोड़ एक्स्ट्रा अनुदान देने की घोषणा की है? आपको पता है कि अमेरिका ने अपना फंडिंग रोक दिया है। तो जब अमेरिका ने अपना फंडिंग रोक दिया है तो डब्ल्यूएचओ को कितना देने के लिए बोला गया है? चाइना जो है डब्ल्यूएचओ को फंड देगा 4,000 करोड़ डॉलर, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, 3,000 करोड़ डॉलर। करेक्ट आंसर लगाइए 1 2 3। हाउस द जोश, यस परफेक्ट। कल से ये हमारा लाइन होगा, मेरे शेर और शेरनियों, हाउस द जोश नाउ। तो सुबह 8 बजे हम लोग डेली मिलते हैं भैया। कल से एकदम टाइम पे आइए, जहां मौका मिले वहां सोया ठोकिए। इतना मेहनत मैं कर रहा हूं तो आपकी भी जवाबदेही है मेरे प्रति।
बिल्कुल, डब्ल्यूएचओ का जो है ना एड अमेरिका ने रोक दिया। यूएस ने क्या कर दिया, रोक दिया है अमेरिका को। अमेरिका जो उसको मदद देता था, उसने हर स्तर पे उसकी मदद रोक दी है। और अमेरिका थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं देता था, हजारों डॉलर देता था, हजारों करोड़ डॉलर देता था। तो उसने अपनी फंडिंग क्या कर दी है, रोक दी है। तो रोकने के बाद डब्ल्यूएचओ के पास पैसे नहीं है, तो चाइना ने बोला है कि भैया हमने अगर वुहान लीक किया है तो हम आपको 3,000 करोड़, 3 करोड़ डॉलर आपको हम क्या करेंगे, फंड देंगे। 3 करोड़ डॉलर हम देंगे। हाँ, लगभग लगभग 3600 करोड़। हाँ, अपनी ट्रिक को छुपाने को। ट्रिक नहीं है, अब देखिए जो बातें निकल के आएंगी खुद सामने आएंगी कि कोरोना कैसे फैला है, इसके ऊपर चिंता नहीं करेंगे। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप घर में रहिए, अच्छे से रहिए। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच में दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को किस्तों में भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है। आपको पता है कि सरकार जो है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको डीए देती है, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस जिसको कहा है। तो ये कल या परसों न्यूज में आपने सुना होगा, सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है। कब से? तो सरकार ने रोक लगाया है कि 1 जनवरी 2020 से लेकर के कब तक, यही सवाल पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर लगाइए 1 2 3। बिल्कुल, ये सरकारी कर्मचारी का ही एक भावना मैं समझ सकता हूं कि डीए सरकारी कर्मचारी के लिए कितने मायने रखते हैं। तो दिए जलाओ के बजाय डीए जलाओ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है। रामलाल प्रसाद जी, ऐसा समझिए कि आप जो डीए का पैसा आपको कम मिल रहा है वो आप देश हित में दे रहे हैं, दैट्स ऑल। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 जुलाई, मतलब एक नहीं 1.5 साल के लिए, अगले आने वाले 18 महीनों तक बंद रहेगा। यानी 1 जनवरी 2020 से लेकर के 1 जुलाई 2021 तक डीए जो है लोगों को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, परसों पढ़ाया है, कल पढ़ाया है ये न्यूज में, भारत का रैंकिंग कितना है आपको बताना है कि भारत की रैंकिंग घट के आ गई है कितनी। 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, 1 2 3, जल्दी लगाइए। बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट है, बहुत सारे लोगों का करेक्ट है। अभिषेक रंजन जी आ गए हैं, स्वाति परमार आई हैं। स्वाति सुबह 8 बजे आइए प्रतिदिन। चलिए, तो बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है, जल्दी टाइमर खत्म हो गया, ये बचा खत्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 142। थोड़ा सा रुकिएगा, वर्ष 2019 के अंदर भारत की रैंकिंग 140 नंबर पे थी। भारत एक 2 स्थान और गिर गया है, 142 नंबर पे उतर गया। एक नंबर पे, नंबर 1 पे कौन है, तो नॉर्वे है। और नीचे में कौन रहता है, तो आपको पता ही है, चाइना, सूडान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश नीचे रहते हैं। हाँ, जितने भी एशियन कंट्रीज हैं भारत के अगल बगल, यानी पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब बेहतरीन स्थिति में है। चाइना 170, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर को लॉन्च किया है? कल ही पढ़ाया है मैंने, नूर एक उपग्रह है। अमेरिका के साथ तनाव हुआ था, उस देश के सुलेमानी मारे गए थे। तो मारने के बाद उन्होंने क्या कर दिया है, आपको पता ही है। तो कौन सा देश है आपको बताना है, 1 2 3। कासिम सुलेमानी थे उस देश के कमांडर, और कासिम सुलेमानी को अमेरिका के ड्रोन ने मार गिराया था, ऐसा कहा जाता है। यस, सैन्य कमांडर। नूर एक नाम है, नूर का मतलब प्रकाश होता है। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पीएन शुक्ला जी एग्जिट कर जाइए और एग्जिट करने के बाद वापस आइए। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईरान। आपको पता होना चाहिए, ईरान के कमांडर जो है सुलेमानी को अमेरिकी ड्रोन ने मार दिया था। तो उसने एक नूर नाम का प्रक्षेपण किया है, जो पृथ्वी से 425 किलोमीटर के ऊपर जाके ये सतह में बैठा हुआ है। ये ऐसे समय में जब लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया, तो ईरान ने लॉन्च किया, जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद दिखाऊंगा रैंकिंग। किस राज्य ने एक महिला नौ प्रवर्तक डी वासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल अंथूरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है, एक बहुत महंगा फूल आता है जिसको हम लोग अंथूरियम कहते हैं। अंथूरियम बेसिकली क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सजावटी पौधा है, इसको सजाने के उपयोग में काम लिया जाता है। तो आपको बताना है कि किस देश की, किस राज्य की महिला है जिन्होंने सस्ते प्रणाली में इसको क्रॉस पॉलिनेशन मेथड से एक 10 प्रजाति डिस्कस किया है। तो आंसर तो आ गया है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। देखिए, अनअकैडमी प्लस पे अगर आप आते हैं, प्लस कोर्स अगर आप लेते हैं, तो प्लस कोर्स के सिर्फ 30 सेकंड लूंगा मैं आपको, 30 सेकंड प्लस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, करा देता हूं। प्लस क्वेश्चन, प्लस कोर्स के अंदर में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आप 6300 रुपए में 1 साल और 7400 रुपए में 2 साल पढ़ सकते हैं। 2 साल के अंदर में ऑल सब्जेक्ट, 30 से ज्यादा टीचर, इंग्लिश और हिंदी माध्यम के अलग लिए। किस किस चीज का बैच चलता है? तो बीपीएससी का अलग बैच है, प्री का अलग है, मेंस का अलग है, ऑप्शनल का अलग है। बिहार दरोगा का चलता है, बिहार एसआई का चलेगा, प्री का बैच अलग, एसआई का मेंस का बैच अलग। सचिवालय की वैकेंसी आएगी तो सचिवालय का बैच आएगा, सचिवालय सहायक की। जैसे आप कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपके कोचिंग में भी बैच आते रहता है, लेकिन आप हर बैच में नहीं पढ़ सकते हैं। जिस बैच में आप एडमिशन लिए उसी बैच में आपको पढ़ना होता है। लेकिन अनअकैडमी की खूबसूरती यह है कि आप एक बार एडमिशन ले लीजिए, हर महीना 4-5 को बैच आते रहता है। हर बैच में आपको पढ़ने की आजादी है। एक से एक क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाते हैं, एक से एक अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। प्लस के अंदर में आपको 1 साल में 7400 लग रहा है और 2 साल में 7400, आपके छोटे भाई बहन होंगे वो भी पढ़ लेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो बता देता हूं मैं, उसके बाद एक क्वेश्चन करा दूंगा। बेनिफिट ये है कि आप पटना, दिल्ली, इलाहाबाद जैसे शहरों में जब कोचिंग करने आते हैं तो कोचिंग की आप मोटी फीस देते हैं और हर महीना 5000 रुपए आपका खर्च होता है रहने और खाने पीने में। एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से बिस्तर पर आप रहते हैं, गंदा सा आप मेस का खाना खाते हैं, उससे बढ़िया है मेरे भाई। और डिजिटल क्रांति चल रही है, आप अनअकैडमी प्लस पर आइए, आराम से घर में एक बार पैसा दीजिए और आराम से घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं। अभी एक मेरे बहुत करीबी टीचर आ रहे हैं, राजीव सिंह जी, वो एसडीएम रहे हैं, बीपीएससी क्वालिफाइड ऑफिसर है, एसडीएम थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है नौकरी, वो मेरे साथ आ रहे हैं पढ़ाने के लिए अनअकैडमी पे। हमारा कंबाइंड बैच आने वाला है। तो हर टीचर का बैच आते रहता है, सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे से पढ़ाते भी हैं, तो आप सभी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है। ऑफलाइन में क्या होता है कि जिस बैच में एडमिशन लिए, अगर बीपीएससी के बैच में एडमिशन लिए तो बीपीएससी पीटी में लिए तो पीटी में पढ़ना है। यहां क्या है कि एक बार खरीद लिए, पीटी का बैच है तो पीटी में पढ़िए, मेंस का बैच है तो मेंस में पढ़िए, ऑप्शनल आए तो ऑप्शनल में पढ़िए, दरोगा के बैच में पढ़िए, एसआई मेंस के बैच में पढ़िए, अमीन के बैच में पढ़िए, सचिवालय सहायक के बैच में पढ़िए, पुलिस के बैच में पढ़िए, सिपाही के बैच में पढ़िए, एसएससी के बैच में पढ़िए, सब सब्जेक्ट पढ़िए, मैथ पढ़िए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। यहां तक कि एक एक सब्जेक्ट के 2 से ज्यादा टीचर है। जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूं तो इकोनॉमिक्स के एक और 2 टीचर हैं। आपको जिससे समझ में आता है उससे पढ़िए, इतना सारा टीचर है। अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेगा। जैसे क्लास में आप डाउट पूछते हैं, यहां टाइप करके डाउट पूछ लीजिए। क्लास में आपकी कॉपी चेक नहीं होती है, यहां कॉपी चेक होता है आपका। बहुत सारे फायदे हैं। अगर कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए होगी तो 6203279540 मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर के ऊपर आप क्या करेंगे तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। इस मोबाइल नंबर 79540, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यस, बिल्कुल। क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये अपने आप से कहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये सुबह उठने के बाद आपका स्टेटमेंट होना चाहिए। अपने आप से कहिए कि कोई मेरे टक्कर का नहीं है। मेरा रिजल्ट कैसे नहीं होगा यार, मैं पढ़ता हूं, मेरा रिजल्ट होगा। कोई नहीं रोक सकता है इस कलम की क्रांति को, कोई नहीं रोक सकता। आपकी कलम की ताकत को कोई नहीं रोक सकता है। एक गरीब का बेटा भी उसी बीपीएससी का एग्जाम देता है, एक अमीर से उतरने वाला मर्सिडीज से उतर के उसी परीक्षा हॉल में बैठता है और वही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है, और एक गरीब घर का लड़का वही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है। जगाइए अंदर से, सुबह उठिए, कहिए कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में भैया, हम ही हैं जो हैं। मेरा एग्जाम होगा, प्रण कीजिए प्रतिदिन। और प्रतिदिन 8 बजे सुबह मेरी क्लास होती है, एकदम राइट टाइम आइए, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं तो आप मेरे कोड शशि शरण का इस्तेमाल कीजिएगा तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। और एक और बात, जब आप कोर्स खरीदते जाइए ना तो आप जो वीडियोस देख रहे हैं ना अभी फ्री, इसके लिए आपको क्रेडिट मिलता है, कॉइन।
उस क्वाइन को भी रिडीम कर लीजिएगा तो 500-600 रुपया उससे भी छूट मिल जाता है। अगर आपने उतना वीडियो देखा है तो क्वाइन अगर कर लीजिएगा तो छूट मिल जाएगा। कल 2 लड़की ने खरीदा, दोनों लड़की नौकरी करती है, उन्होंने बोला कि सर बहुत बेहतरीन लगा हमें प्लेटफॉर्म, इसलिए हम लोग खरीद रहे हैं, लेकिन हम लोग क्वाइन कैसे यूज करें। तो मैंने उसको तरीका बताया कि ऐसे क्वाइन को यूज करो। तो अगर आप भी क्वाइन, अच्छा ईएमआई पे ले सकते हैं। आपके घर में क्रेडिट कार्ड अगर किसी के पास है, दोस्त के पास है, साथी के पास है, चचेरे भाई के पास है, पापा के पास है, मम्मी के पास है, तो 2 साल का लीजिएगा ना तो 350 रुपया महीना लगेगा आपको। 350 रुपया महीना, सिर्फ 350 पर मंथ। क्रेडिट कार्ड से आपको सिर्फ 350 रुपया महीना लगेगा। तो मजेदार चीज है, लीजिए और प्लस में आइए। 1 मई से बहुत सारे बैच शुरू हो रहे हैं, तो 1 मई से आ जाइए, 1 मई के पहले एडमिशन ले लीजिए और पढ़िए, है ना। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जब भी जरूरत हो किसी प्रकार की तो व्हाट्सएप कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपको बताना है कि वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे किस दिन मनाया जाता है। ABCD। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 23 अप्रैल। सिर्फ इतना सा बता देता हूं कि इसकी शुरुआत हुई थी 1995 से। 23 अप्रैल 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कौन बनाया था, तो यूनेस्को। ठीक है, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में अटेंड करने के लिए। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल फिर मिलेंगे सुबह में ठीक 8 बजे। अच्छा, पोलिंग रैंक नहीं आया ना, 1 मिनट, सभी लोग यस नो कर दीजिए। ए ऑप्शन मैंने लगा दिया, सभी लोग ए लगा दीजिए। मैंने बीच में क्रॉस कर दिया था, 30 सेकंड, जल्दी पोलिंग कीजिए। ए, फटाफट ए पोलिंग कर दीजिए। कॉइन कैसे रिडीम होगा आरती जी? उस नंबर पे ना, आप मेरे वाले नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ये वहां पे ऊपर नंबर लिखा हुआ है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको अभी तुरंत ही कर लीजिएगा, क्योंकि इतना मैसेज आता है ना, मैं देख नहीं पाता हूं। मोना ने उस दिन मैसेज किया, वो बेचारी सब्सक्रिप्शन ले रही थी, उसको बीच में परेशानी हो गई, तो दिक्कत हुई, तो उसने मुझे कॉल किया कि सर इंग्लिश मीडियम में बैच होगा कि नहीं होगा, हिंदी मीडियम में होगा नहीं, बहुत सारे डाउट होते हैं लोगों के। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप, फिर नहीं आया पोल यार, लास्ट ट्राई कर रहा हूं, चलो जल्दी, लास्ट ट्राई। ए ऑप्शन लगाया है, लास्ट करते हैं और शुरू करते हैं, जल्दी कर वो, जल्दी। चलिए, तो निशांत भाई है नंबर 1 पे, भारती चंद्रा नंबर 2 पे, ब्रजेश जी नंबर 3 पे, विवेक 4 पे, सुजीत 5 पे, विनीता 6 पे, अरे वाह बहुत बढ़िया विनीता, प्रदीप 7 पे, आदित्य जी 8 पे, अमर 9 पे और 10 पे मनोज। तो बहुत सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह 8 बजे मिलेंगे। जिनको भी प्लस सब्सक्रिप्शन से कोई इंक्वायरी होगी, क्वाइन कैसे रिडीम करना है, कैसे लेना है, क्या लेना फायदेमंद रहेगा, इंग्लिश में पढ़ाई होगी, हिंदी में पढ़ाई होगी, मीडियम क्या होगा, नोट्स मिलेगा कि नहीं होगा, कौन कौन से बैच मिलेंगे, कौन टीचर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कैसे होगा, सब कुछ का आंसर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। सभी लोगों को मेरा जय हिंद। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जितने भी क्वेश्चन सही हुए।